बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने नावल पढ़ना है दिल से, रिटन बाय अनम खान। अनम खान का ये नावल है। ये फोर्स मैरिज बेस पे। बाकी और कौन कौन सी बेस है वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट दे, प्रेजेंटेशन दे दे के ना उसकी पेपर एग्ज़ाम्स की डिस्कशन कर करके वो सारा कुछ डिस्कशन ही चल रही। चलो कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं दिल से, रिटन बाय अनम खान। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कोशिश यही है कि आज ये कंप्लीट हो जाए नावल। वापस कब आओगे? मलिहा ने गाड़ी पार्क करते हुए ज़ाहिर की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। तकरीबन 1 महीने बाद, वो मुख्तसरन कहते हुए बैक सीट से अपना बैग निकालने के लिए पीछे मुड़ा। क्या 1 महीने बाद? वो शायद हैरान हुई थी। हाँ भाई, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? वो इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा। तुम इससे पहले इतना अरसा मुझसे दूर थोड़ी गए हो जो मैं हैरान ना हूँ। वो गाड़ी लॉक करते हुए नॉर्मल अंदाज में बोली, लेकिन इसकी बात ने उज़ैर को कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया, इसलिए वो धीरे से मुस्कुरा उठा। जब ये कुछ याद आने पर उज़ैर से पूछने लगी, वैसे तुमने 1 महीने की अर्जेंट छुट्टियाँ किस काम के लिए ली हैं? किसी ज़रूरी काम के लिए नहीं, बस बाबा जान ने कहा मैं कुछ दिनों के लिए फौरी तौर पर लाहौर पहुँच जाऊँ। एक सरप्राइज़ मेरा मुंतज़िर है, वो बताने लगा। सरप्राइज़ से याद है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक धमाका खेज सा सरप्राइज़ मौजूद है। मलिहा फराज इसकी हमराही में एयरपोर्ट की जानिब चलते हुए बोली। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ कि वो धमाका खेज सरप्राइज़ क्या है? वो इश्तियाक से इस्तफसार करने लगा। अभी नहीं, इसने साफ इनकार किया। अभी क्यों नहीं? वो इसलिए, अगर अभी बताते तो फिर वो सरप्राइज़ तो ना हुआ ना। मलिहा एक अदा से बोली। कम ऑन यार, सस्पेंस मत क्रिएट करो और जल्दी से बता दो, वरना फिर मेरी छुट्टियां यही सोचने में गुजर जाएंगी कि क्या है आखिरी सरप्राइज़ में। वो बेताबी से बोला तो मलिहा को हंसी आ गई। ऐसी भी क्या बेताबी है जनाब को जानने में? तुम नहीं जानती मेरी बेताबी को मलिहा फराज। वो दिल में इससे मुखातिब और बज़ाहिर मुस्कुराने पर इक्तफा किया। जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें अपने धमाका के सरप्राइज़ के मुतालिक बताऊंगी, समझे? वो दोनों एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके थे। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जो उज़ैर अहमद सदीकी मज़ीद बहस करने की बजाय से इजाज़त लेने लगा। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक 1 माह बाद इंशाल्लाह दोबारा यहीं तुमसे मुलाकात होगी। वो बोला। इंशाल्लाह ज़रूर। वो मुस्कुराते हुए बोली। अल्लाह हाफिज़। मलिहा वो जाने के लिए मुड़ी थी कि उज़ैर ने इसका नाम पुकार लिया, जिस पर वो मुड़ी और सवाली नज़रों से देखने लगी। अपना ख्याल रखना, वो धीमी मुस्कुराहट के साथ अपना भरे लहजे में बोला। तुम भी अपना ख्याल रखना, वो भी होंठों पर मुस्कान से जाते हुए बोली। इसे हमेशा से उज़ैर का ये कहना, अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छा लगता था। उज़ैर ने एक प्यारी सी स्माइल इसकी तरफ पास की और जाने के लिए पलट गया। मलिहा फराज भी इसके जाने के बाद गाड़ी की सिंध पड़ गई। बाबा जान नज़र नहीं आ रहे? मामा और कश्यप से मिलने के बाद इसने ज़ुबैर अहमद सदीकी के मुतालिक पूछा। हाँ, दरअसल वो तुम्हारे चचा के घर कुछ ज़रूरी बातें तय करने गए, बस आते ही होंगे। आज से ज़ुबैर बेटे के बालों में हाथ फेरते हुए बताने लगी। क्या मतलब, कैसी ज़रूरी बातें? वो नासमझी के आलम में इस्तफसार करने लगा। ज़रूरी बातों, बल्कि बहुत ही ज़रूरी बातों के मुतालिक तो आपको बाबा जान ही बताएंगे, हम तो बताने से रहे। बाबा जान ने सख्ती से मना किया कि हम दोनों में से कोई भी आपको फ़िलहाल कुछ ना बताए। कश्यप फ़ौरन बोली। अच्छा जी? उज़ैर ने शरारती अंदाज में कहा। हाँ जी, वो भी इसी के अंदाज में बोली। मामा अब मुझे सरप्राइज़ के मुतालिक तो बताएं जिसके लिए मुझे फ़ौरन लाहौर से बुलाया गया। उज़ैर कुछ याद आने पर माँ की तरफ मतवज्जा हुआ। अरे भैया, पहले बाबा जान को तो आने थे, वहीं आपको सरप्राइज़ के मुतालिक तफसील से बताएंगे। कश्यप आसिया बेगम से पहले बोली। उज़ैर ने इसके सस्पेंस फैलाने पर हैरानगी से इसकी तरफ देखा। उज़ैर, जब तक तुम्हारे बाबा नहीं आ जाते तब तक तुम आराम कर लो। आसिया ज़ुबैर के कहने पर उठकर अपने कमरे में चला आया। अब जो सरप्राइज़ इसे शाम को मिलने वाला था, जाने में उसके सुनने के बाद खुश होता या खैर ये तो शाम को ही मालूम होना था। अब ज़ुबैर अहमद सदीकी के आने तक वो भरपूर आराम कर चुका था। अब फ्रेश होकर इनके सामने था। मिले मिलाने के बाद इसने सबसे पहले सरप्राइज़ के मुतालिक इनसे पूछा। बाबा जान अब बताएं मुंतज़िर सरप्राइज़ के मुतालिक। अरे बरखुदर, इतनी भी क्या जल्दी, थोड़ा सब्र कर लो, फिर आराम से बात करेंगे। नहीं बाबा जान, अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता। यकीन करें, जिस दिन आपने मुझे बताया कि उस दिन से सब्र करके खुद के बहुत आजमा चुका, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। वो नफ़ी में सर लाते हुए बरजस्ता अंदाज में जानने की बेचैनी थी। ठीक है तो फिर सुनो। वो ज़ैर की बेसब्री पर मुस्कुराए, फिर मज़ीद बोले। सरप्राइज़ ये है कि ठीक अगले हफ्ते शादी हो रही है। और शादी हो रही है? मगर किसकी? वो लफ्ज़ शादी सुनकर चौंका, क्योंकि अभी तक जहाँ तक वो जानता था इनके पूरे ख़ानदान में नई नस्ल में किसी की मंगनी वगैरह भी नहीं हुई थी। सब कज़न में वही बड़ा था। सो ज़ुबैर अहमद सदीकी की बात काटते हुए हैरानगी से पूछने लगा। यार बड़ी बेचैनी है तुम्हें, पहले पूरी बात तो सुन लो। ओके सॉरी, वो शर्मिंदा हुआ। हाँ तो मैं कह रहा था कि शादी हो रही है, वो भी अगले हफ्ते। वो फिर से बोलने लगे तो एक मरतबा फिर उज़ैर ने टोक किया। लेकिन बाबा जान, ये शादी हो किसकी रही है? कहीं आप तो। वो मसनूई शक्की से अंदाज में बोला। लपो लहजा शरीर था। फिर कश्यप भी मुस्कुराई। मेरी उम्र है शादी की? जवाब वो मसनूई गुस्से से उज़ैर को घूरते हुए मुस्कुराए तो फ़ौरन संजीदा हुआ। तब ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी ने अपनी बात का आगाज़ संजीदगी से किया। जब तुम दोनों और ज़हीर, ज़ुबैर अहमद के छोटे भाई के बच्चे छोटे थे,
तो इस वक्त हम सब ने फैसला किया कि तुम्हारा रिश्ता ज़ारा से और कश्यप का उमैर से तय कर दिया जाएगा। ख़ानदान भर में किसी को इतराज़ न था, सो हमने तुम चारों की बात तय कर दी। फिर जब तुम चारों कुछ बड़े हुए तो हमने मुतफ़िक़ा फ़ैसले से चंद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में तुम चारों के निकाह की रस्म भी अदा कर दी। और अब जबकि तुम बरसर रोज़गार हो और ज़ारा भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है, तो हमने सोचा कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए, जबकि उमैर और कश्यप की शादी अगले 1-2 साल में कर दी जाएगी। वो अपनी धुन में बोले जा रहे थे, जबकि उज़ैर अहमद सिद्दीकी इस गैर यकीनी इंकशाफ पर हैरान और परेशान गोया सख्ते में चला गया था। ये सरप्राइज़ इसके लिए किसी ज़ोरदार धमाके से कम ना था। इस सरप्राइज़ ने उसे वाकई सरप्राइज़ कर दिया था। इसके तो वहम गुमान में भी ना था कि इतना सब कुछ इसे सुनने को मिलेगा। ए अल्लाह, बचपन से एक अदद निकाह करके रखे आया तो इन्हें भी नहीं पता कि मुंडे को पता ही नहीं है। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी अपनी बात मुकम्मल करने के बाद सवाली नज़रों से बेटे की तरफ देखने लगे कि वो कुछ कहेगा, लेकिन वो इस हैरानकुन इंकशाफ के बाद अपने होशो हवास में कहाँ था कि वो कुछ बोल सकता। हाँ भी, अब बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज़? इसे खामोश देखकर ज़ुबैर अहमद ने लबवा किया कि मगर इस तरफ से कोई जवाब नहीं है। वो सब हैरान हुए। उज़ैर बेटा, अब की बार उज़ैर की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बुलंद आवाज़ में बोले तो हड़बड़ा कर सीधा हुआ। भाई कहाँ खो गए? ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। जी? वो शायद अभी तक पर मुकम्मल होशो हवास में वापस नहीं आता। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कैसा लगा सरप्राइज़? वो ज़ैर को हवास पाख्ता देकर दोबारा इस्तफसार करने लगे, जब वो खुद को संभालते हुए कदरे तौक़ुफ़ के बाद संजीदा मगर दो टोक बोला। बाबा जान, मैं ये शादी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर गोया सब बेयकीन हुए। उज़ैर, ये क्या कह रहे हो तुम? आसिफ बेगम ने बेयकीनी से बेटे की तरफ देखा। तुम अपने होश में तो? ये क्या कह रहे हो तुम? ज़ुबैर अहमद भी हैरत से उसे देखने लगे। मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे ज़ारा से शादी नहीं करनी। अब की बार वो तकरीबन हतमी लहजे में बोला। मगर क्यों? ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी यकलख तैश में आए। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, शादी भी उसी से करूँगा। ज़ारा के मुतालिक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना कभी सोचूंगा। आप प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। चाचा जान को भी मना कर दें। वो अपनी कहकर वहाँ रुका नहीं और इनके जाने के बाद ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी इस गैर मुतवक्का इनकार पर अपने टूटते वजूद को समेटने की नाकाम कोशिश करते हुए सोफे पर गिर के चुके थे। भाई पहले बात तो आपको बचपन में अपनी गंदी औलाद की करनी नहीं चाहिए थी निकाह। तुझे कर ही दिते सी तो फिर कम अज़ कम उन्होंने दसो तो सही ना। हुण एंड टाइम ते तुसीं बंब धमाके फोड़ रहे हो सिर ते उन्हें तो गैर मुतवक्का रिएक्ट करना ही है। उज़ैर अपने कमरे में चला। इसका मूड जो कुछ देर पहले खासा खुशगवार था, इतना ही अपसेट था, इसका सारा वजूद गुस्से से खोल रहा था। अपनी शादी का सुनकर तो वो तो जैसे सख्ते में चला गया। चंद साने वो कमरे में इधर से उधर परेशानियों इस तरह में टहलता रहा, मगर फिर कुछ सोचने के बाद आगे बढ़ा और अपने मोबाइल उठाकर ज़हीर अहमद के घर का नंबर डायल करने लगा। 2-3 बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ उभरी और खुशकिस्मती के ज़ारा ने कॉल रिसीव की। वो आवाज़ पहचान चुका था, जब भी कदरे तौक़ुफ़ के बाद संजीदगी से कोई। ज़ारा, मेरी बात को और से सुनो। अब मैं तुमसे जो कुछ कहने वाला इसको कबूल करने में हम दोनों की भलाई है, सो मेरी बात को गौर से सुनना और इस पर अमल भी करना। उज़ैर कुछ पल को रुका तो दूसरी जानिब अव्वल तो ज़ारा इसकी कॉल पर हैरान थी और अब हैरान और परेशान इसकी बातों को समझने की नाकाम कोशिश करने के बाद बोली, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। देखो ज़ारा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे मुतालिक कभी नहीं सोचा। मेरा मतलब कि हम दोनों की शादी के मुतालिक हम दोनों कज़न्स हैं, दोस्त भी हैं, मगर मेरे दिलो दिमाग में कभी तुम्हारे इस रिश्ते से मुतालिक कोई एहसास और जज्बात पैदा नहीं हुए। तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता। तुम चचा जान को इनकार कर दो। वो रखाई उस सफाक लहजे में कहता। कुछ पल को रुका। इस दौरान दोनों तरफ खामोशी रही। उज़ैर मुंतज़िर था कि वो कुछ बोले, लेकिन दूसरी तरफ से मुकम्मल सकूत था, सो वही दोबारा बोला। ज़ारा, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? वो पूछ रहा था, जबकि ज़ारा सिद्दीकी का वजूद धमाकों की जद में था। उज़ैर की आवाज़ पर इसने अपने साख्त होते वजूद के साथ बमुश्किल इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वहाँ किसी दूसरे शख्स के ना होने की यकीन दहानी करने के बाद वो खुद को कदर मजबूत करते हुए नॉर्मल लहजे में इस्तफसार करने लगी। क्या मैं इनकार की वजह जान सकती हूँ? वाई नॉट? मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पापा जान से भी बात कह दी है, तुम भी चचा जान को इनकार कर दो, इसी में हम सबकी बेहतरी है। वो स्पार्ट अंदाज में बोला। और अगर मैं इनकार ना करूँ तो आप क्या करेंगे? जवाब में बहुत सोचने के बाद इससे पूछने लगी। क्या मतलब? वो यकीनन चौंका। मतलब ये कि इस शादी पर एतराज़ आपको है, पसंद आप किसी और को करते, मैं नहीं। इस शादी से इनकार करने में भलाई आपकी है, मेरी नहीं, क्योंकि शादी से पहले तलाक के कागजात मेरी बाकिरदार ज़िंदगी पर बदनुमा धब्बा होंगे, आपकी ज़िंदगी पर नहीं। और बेहतर यही होगा कि मिस्टर उज़ैर अहमद सिद्दीकी कि आप खुद ही इनकार करेंगे, क्योंकि मुझ में इतनी सख्त नहीं कि मैं अपने वालिदैन के सामने इनकार कर सकूँ। बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी ज़ारा सिद्दीकी आखिर में जज्बाती होकर चिल्ला उठी। क्या बकवास कर रही हो तुम? उज़ैर को इसके अंदाज़े बयान पर शदीद गुस्सा है। वही जो तुम सुन रहे हो। और अचानक ही आपसे तुम पर आई। फिर मज़ीद बोली, एंड बाय द वे मिस्टर उज़ैर, इनकार करने से पहले तुम्हें ये तो सोच लेना चाहिए था कि जिसको तुम ठुकरा रहे हो, इसी के भाई के साथ तुम्हारी बहन का भी निकाह हो चुका है। और वैसे भी तुम्हें मेरा ना सही अपनी बहन की ज़िंदगी का, इसके मुस्तकबिल का ख्याल तो होना ही चाहिए। क्यों, ठीक कह रही हो ना मैं? ज़ारा का लहजा ना चाहते हुए भी तंज़िया हुआ था। तुम मुझे धमकी दे रही हो? उज़ैर को सीले अंदाज में चिल्लाया। ज़ारा की बातों ने इसे गुस्से के साथ साथ शदीद झटका दिया था। इसके ख्याल में वो बगैर कोई जिरा किए इनकार कर देगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, अलबत्ता तुम्हें ये ज़रूर बताने की कोशिश करी कि तुम्हारे फ़ैसले के बाद तस्वीर का दूसरा रुख क्या हो सकता है। और अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम आगे जो भी फ़ैसला करोगे सोच समझ कर और दिल से करोगे। खुदा हाफिज़।
अपनी बात ख़त्म करने के बाद ज़ारा ने राब्ता ख़त्म कर दिया, जबकि वो गुंग सा अपनी जगह पर खड़ा मोबाइल को घूर रहा था। उज़ैर के फ़ोन के बाद वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कमल छोटी बहन 2-3 दफ़ा इसे बुलाने आई, लेकिन इसने तबीयत की ख़राबी का बहाना करते हुए हर बार इसे वापस भेज दिया। और वाकई इसके फ़ोन के बाद मुसलसल रोने से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुसलसल रोने से आंखें भी सूज चुकी थी, सर भी शदीद दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था, और इसका दिल तो जैसे इसके इख्तियार से बाहर हो चुका था। कितनी मोहब्बत करती थी वो उज़ैर से, मगर उज़ैर की बातों ने जैसे इसके चाहत भरा दिल एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया था। उज़ैर अहमद सिद्दीकी ने ज़ारा सिद्दीकी के दिल पर इसी दिन दस्तक दी थी जब से इसने होश संभाला था। वो उज़ैर से बेलौस और सच्ची मोहब्बत करने लगी थी, अगरचे इसे अपने और उज़ैर के निकाह के मुताल्लिक कोई इल्म नहीं था, लेकिन वो इसे जाने अनजाने में अपना हमसफ़र मुंतखब कर चुकी थी। होश संभालने और जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद इसे दिल की नगरी में हमेशा उज़ैर अहमद सिद्दीकी का चेहरा ही नज़र आया। वो तो जैसे ज़ारा की सोचों का महवर बन चुका था। उठते बैठते सोचते जागते सिर्फ उज़ैर ही इसके ख्वाबों ख्यालों में और इसकी तन्हाइयों में था। इसकी हर जज्बात, हर एहसासात पर काबिज़ वो बनाव से इनकार करती थी तो सिर्फ इसके नाम पर, और उज़ैर के लिए इसकी मोहब्बत से सब वाकिफ़ भी थे, और कोई नहीं था तो वो सिर्फ उज़ैर अहमद सिद्दीकी था। ज़ारा को जब ज़हीर अहमद सिद्दीकी के ज़रिए अपने और उज़ैर के निकाह का इल्म हुआ तो ये मोहब्बत और चाहत और भी ज़्यादा बढ़ गई, नए जज्बों के साथ, नई उमंगों के साथ और नई सोच और शिद्दतों के साथ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उज़ैर के फ़ोन के बाद ये मोहब्बत अचानक ही नफ़रत में बदल गई थी, या शायद दूसरी लड़की से उज़ैर की मोहब्बत के ख्याल ने इसके दिल में नफ़रत और जेलसी का बीज बोया था। ऐसी नफ़रत या जेलसी जो बरसों पुरानी मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा शिद्दत लिए हुए थी, और शायद इसी वजह से वो उज़ैर के सामने कश्यप का हवाला ना चाहते हुए भी दे गई। बेटा तो ना भी हवाला देनी तो होना ही कोशी है। मलिहा फराज से पहली मुलाकात में वो जान गई कि यही वो है जो इसके ख्वाबों की शहज़ादी, जो अक्सर इसके ख्वाबों में आकर इसे चाहत भरी शरारत से अपनी तरफ माइल करती और फिर घंटों इससे बातें करती रहती। चाहतों के सफ़र में इसकी हमसफ़र रहती, जिसका धुंधला सा चेहरा वो कभी वाज़े तौर पर न देख सका, लेकिन आज वो धुंधला चेहरा मलिहा फराज की सूरत में बिल्कुल साफ शफाफ होकर इसके सामने खड़ा था। मलिहा से चंद मुलाकातों के बाद ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, और शायद इसे मलिहा से मोहब्बत भी। और फिर मलिहा फराज की फ्रैंक लहजे में की गई आम बातों को भी वो इसकी तरफ से मोहब्बत का इजहार समझने लग गया, मगर अभी तक खुद इसके सामने अपनी मोहब्बत का खुलकर इतराफ़ नहीं कर सका था। ज़ारा सिद्दीकी को इसने हमेशा अपनी कज़न की हैसियत से देखा था, इससे ज़्यादा नहीं वो अपने दिल में ज़ारा के लिए प्यार, इश्क, मोहब्बत को परवान चढ़ाता। इसके नज़दीक ज़ारा का हवाला तक तो ठीक था, मगर शादी के मुताल्लिक सोचना इसे कभी गवारा न था, और यही वजह थी कि आज अपने और इसके निकाह के मुताल्लिक जानकर भी कोई जज्बा मोहब्बत इसके दिल में नहीं जागा था। मलिहा फराज इसके अंग अंग में रच बस चुकी थी। मलिहा के अलावा कोई और इसकी ज़िंदगी में आई है, इसे हरगिज़ गवारा न था। अलबत्ता ज़ारा की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद वो कुछ परेशान सा हो गया था। उज़ैर के इनकार से बहुत हर्ट हुए थे। इनके वहमो गुमान में भी न था कभी इनके फ़ैसले को कबूल करने से परेशानी इनकार भी कर सकता है। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को जहाँ बेटे की शादी से इनकार करने पर शदीद सदमा पहुंचा, वहीं इन्हें यह परेशानी अलग सता रही थी। वो अपने भाई को क्या जवाब देंगे? इन्हें क्या बताएंगे कि उज़ैर ने शादी से क्यों इनकार कर दिया? लोग क्या कहेंगे? एक हफ्ते पहले शादी क्यों रुक गई? शादी के रुक जाने से दोनों घरों में जो क़यामत आएगी, इसके असरात क्या होंगे? ऐसे बहुत से सवालात थे जो घर के मकीनों के जहन में गर्दिश कर रहे थे। ज़ुबैर अहमद सुबह से कमरे में बंद थे। ज़ुबैर दोबारा इनके सामने नहीं आए। तुमने बात की इससे? आज से ज़ुबैर जैसे कमरे में दाखिल हुए वो पूछने लगे। नहीं, अभी तक वो अपने कमरे में है। इससे बुलाओ, मैं कोई भी हतमी फैसला करने से पहले एक मरतबा फिर इसकी राय लेना चाहता हूँ। मैं बुलाती हूँ उसे, कहते वो कमरे से बाहर निकल गई। ज़ुबैर अहमद ज़हीर अहमद से बात करने से पहले आखिरी मरतबा उज़ैर से हतमी फ़ैसला लेना चाहते थे। आसिया बेगम शौहर से कहने पर बेटे को बुलाने गई, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती उन्हें उज़ैर की आवाज़ सुनाई दी तो वो बाहर ही रुक गई। कश्यप, तुम बाबा जान से बात करके तो देखो प्लीज़। भैया, मैं इस सिलसिले में आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती, वो आहिस्ते से कहते हुए साफ इनकार कर गई। मगर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़ारा की बजाय कोई और मेरी भाभी बने। मैंने खुद बाबा जान से आपके और ज़ारा की शादी के लिए बात की थी। तब मुझे बाबा जान ने बताया कि आप दोनों का निकाह उन्होंने बचपन में ही कर दिया था। यकीन करिए, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि ज़ारा आपकी दुल्हन बने। ज़ारा पागल हो चुका मैं सुबह से ज़ारा की गिरदान सुनकर। ये अकलक थी, गुस्से में आकर इसकी बात काटते हुए धीमे धीमे लफ्ज़ों में चिल्लाया। कश्यप इसके चिल्लाने पर सहम गई थी, मगर वो जल्दी खुद पर कंट्रोल करते हुए मजीद बोला। अब की बार इसके लहजे में शगुफ्तगी थी। तुम एक मरतबा मलिहा से मिलकर तो देखो कश्यप, वो बहुत अच्छी है। मुझे किसी से नहीं मिलना, ज़ारा ही आपकी दुल्हन और मेरी भाभी बनेगी बस। और अगर आपको ये मंजूर नहीं तो प्लीज़ आइंदा मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। कश्यप के लहजे में कतियत थी। इसी वक्त आसिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। मामा, आप इन्हें देखते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। तमाम बातें सुन चुकने के बाद वो कुछ न बोली, अलबत्ता इसे इत्तला देकर वापस पलट गई। कश्यप भी इनके पीछे बाहर निकली। थोड़ी देर बाद वो भी ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी के सामने खड़ा था। अब क्या फ़ैसला तुम्हारा? वही जो पहले था, वो मुख्तसर मगर स्पार्ट अंदाज में बोला। यानी तुम ये शादी नहीं करोगे? आखिर चाहते क्या हो तुम? सारी दुनिया में सबके सामने हमें बदनाम बेइज्जत करना चाहते हो, या फिर ये चाहते हो कि लोगों की नज़र में हम अपनी इज्जत और नामूस को बरकरार रखने के लिए ख़त्म कर लें खुद को? और अगर तुम यही चाहते हो तो जाओ, वो सामने दराज में रिवॉल्वर पड़ा, उठाओ और सारी की सारी गोलियां मेरे सीने के पार कर दो। वो बहुत ज़बत के बावजूद भी चिल्ला उठे। बाबा जान, मैंने ऐसा कब चाहा है? वाकई शर्मिंदा व बेबसी से बोला, अलबत्ता आवाज़ धीमी थी। ऐसा नहीं चाहते तो फिर इनकार क्यों करो? तुम मुझे बताओ, क्या कमी है ज़ारा में? कोई कमी भी नहीं है ज़ारा में बाबा जान, लेकिन मैं फिर भी से शादी नहीं कर सकता। उज़ैर ने फिर इनकार किया। क्यों? ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी गुस्से से दहाड़े।
क्योंकि मैं मलिहा से शादी का वादा कर चुका हूँ। ये अचानक जहन में आने वाले झूठ इसने जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया कि शायद इससे वो मान जाए। एक वादे की खातिर तुम बरसों पहले के किए निकाह को तोड़ना चाहते हो? ज़ुबैर अहमद एक लम्हे में इसे लाजवाब करके। तुमने शायद अपना फैसला करने और सुनाने से पहले ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इनकार से क्या कुछ हो सकता है। दोनों घरों में तुम्हारे फैसले से क्या क़यामत बर्पा हो सकती है। तुम शायद अपने फैसले की तकमील के बाद खुशोआबाद ही होगे, लेकिन जहाँ तुम्हारी वजह से ज़ारा की ज़िंदगी बर्बाद होगी, वहाँ वहीं कश्यप की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मैंने तुम्हें हम यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम कोई भी हतमी फैसला करने से पहले अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के मतलब एक बार तुम सोच लो। शायद इनके मतलब सोचने से तुम एक बेहतर फैसला कर सको। वो बोले जा रहे थे और उज़ैर खामोशी से सुने जा रहा था। जहाँ इसे अपनी खुशियाँ अजीज़ थी, वहीं अपनी इकलौती और लाडली बहन की खुशियाँ भी अजीज़ थी। कमरे में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। ज़ुबैर अहमद और आसिया बेगम इसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे, जबकि वो किसी गहरी सोच में गुम शायद कोई हतमी फैसला कर रहा था। कश्यप भी आसिया बेगम के कहने के मुताबिक थोड़ी देर में हाथ में ट्रे लिए आ गई। कमरे में छाई खामोशी को एक मरतबा फिर ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी की भारी आवाज़ ने तोड़ा। अगर तुम इस लड़की से शादी का वादा कर चुके तो ठीक है, तुम अपना वादा ज़रूर निभाओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें ज़ारा से शादी करना होगी। अगर तुम्हारा निकाह ना हुआ तो और बात थी। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी हमस खामोश था। देखो ज़ुबैर बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अगर निकाह ना हुआ तो यकीनन हम तुम्हारे फैसले पर गौर करते, मगर अब बात की नवैयत और है। अब जबकि निकाह भी हो चुका, हम शादी की तारीख भी तय कर चुके हैं, तो हम सबकी खातिर तुम इनकार मत करो। ये हमारी इज्जत का सवाल है। दोनों बाप बेटे के गुफ्तगू के दौरान आसिया बेगम पहली मरतबा बोली। उज़ैर चंद साने खामोश रहने के बाद कश्यप की तरफ देखते हुए गोया बा, ठीक है मामा, मैं सिर्फ कश्यप की खातिर ये शादी करूंगा, जबकि शादी के बाद शायद मैं ज़ारा को इसका हक ठीक तरीके से ना दे सकूं, और वो भी शायद इस रिश्ते को मजबूरन कबूल करे। आप लोग बाद में मुझसे गिला मत कीजिएगा। और बाबा जान, जहाँ तक दूसरी शादी का सवाल है वो तो मैं ज़रूर करूँगा। वो संजीदगी से बात खत्म करते एक झटके से कमरे से निकल गए, जबकि इसकी बातों ने ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को नए सिरे से उलझन में डाल दिया। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आसिया बेगम ने इन्हें परेशान देखकर गोया तसल्ली दी, तो इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। उज़ैर के इकरार के बाद शाम को ज़ुबैर अहमद बीवी के साथ भाई के घर गए ताकि चंद ज़रूरी बातें तय कर लें। और ज़ारा को जब इनके आने की मकसद पता चला तो इसे हैरत का शदीद झटका लगा। इसका दिल चाहा कि जाकर सबके सामने कह दे कि इसे उज़ैर से शादी नहीं करनी, मगर फिर कुछ सोचते हुए इसने अपना इरादा बदल दिया और कुछ देर सबके पास बैठने के बाद अपने कमरे में चली और आते उज़ैर का नंबर डायल करने लगी। उज़ैर जो सारा दिन उलझन परेशानी में कर रहा था, आखिरी फैसला सुनाने के बाद कमरे में आकर आराम की घर से सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक होने वाली मोबाइल बेल पर कदर तौक़ुफ़ के बाद आंखें मसलता उठ बैठा। मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली तो चचा के घर का नंबर नजर आया। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर कंधे झुकाते हुए येस का बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगाते बेदिली से बोला, हेलो। लगता है बहुत सोच समझ कर और दिल से फैसला किया तुमने। उज़ैर के हेलो के जवाब में दूसरी जानिब ज़ारा की तंज़ी आवाज़ उभरी। ज़ारा ने के अंदाज ने उज़ैर को चौंकने पर मजबूर कर दिया। दिल से तो नहीं, अलबत्ता सोच समझ कर ज़रूर फैसला किया। उज़ैर की नींद तो उड़न छू हो ही चुकी थी, अलबत्ता चंद साने खुद को सेट करने के बाद वो बोला, वैसे मैं हैरान हूँ कि तुमने इतना बड़ा फैसला इतने कम वक्त में कैसे कर लिया। आप देखो ना, शादी के एक दिन का खेल तो नहीं है जो सोचे समझे बगैर या फिर एक ही लम्हे में हाँ या ना करने का फैसला कर लिया जाए। ज़ारा के बोलने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो किसी बहुत छोटे से बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। उज़ैर हैरान से इसे सुने जा रहा था, फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद वो मज़ीद बोली, ये तो उम्र भर निभाने का नाम है, साथ निभाने का नाम है, और अक्सर जल्दबाजी में या नासमझी में किए गए फैसले इस रिश्ते को ऐसे नाजुक मोड़ पर ले आते जहाँ से ये तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ज़ाहिर की बात काटते हुए बोला, इसलिए कि तुम भी इन्हीं लोगों में से हो जो जल्दबाजी में किए गए फैसले पर बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो बड़े आराम से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? उज़ैर को इसकी बातें और इसका अंदाज़ किसी हद तक तपा गया। मुझे लगता है तुमने किसी मजबूरी के तहत शादी के लिए हामी भरी। क्यों? ठीक कह रही है ना मिस्टर उज़ैर अहमद सिद्दीकी? ज़ारा इसके सवाल को इग्नोर करते हुए कदर तौक़ुफ़ के बाद तंज़िया लहजे में पूछने लगी, शट अप। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती उज़ैर ने गुस्से से चिल्लाते हुए लाइन काट दी। दूसरी जानिब ज़ारा सिद्दीकी इसके अमल पर मुस्कुराई थी। एक पहले मुंडा सड़िया पे उत्तो ज़ारा बाजी ने ना होर साड़ा नस्ते फोन कर दिता। कोई नहीं, उन्हें भी तेन साड़िया सी ते इंतकाम हक बनता तेरा। एक हफ्ता बड़ी तेज़ी से शादी तैयारियों की नज़र हो गया। तमाम करीबी रिश्तेदार शादी से एक दो दिन पहले पहुंच गए। कराची से आने के बाद उज़ैर ने एक मरतबा भी मलिहा से बात नहीं की, बल्कि अपना मोबाइल ही ऑफ करके अलमारी में रख दिया कि कहीं मलिहा खुद से फ़ोन ना कर दे, क्योंकि इस वक्त वो जिस ज़हनी कैफियत और आज़माइश से गुजरा था, इसके लिए बहुत तकलीफ दे परेशान कुन थी। उज़ैर शादी की तमाम रस्मात में भी ना चाहते हुए भी शिरकत कर रहा था। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी के लिए उज़ैर का तमाम रस्मों में शिरकत करना ही काफ़ी था। और फिर ज़ारा विदा होकर एक घर से दूसरे घर में आ गई। रीत रिवाज के मुताबिक छोटी मोटी रस्मों के बाद इसे उज़ैर के कमरे में पहुंचाया गया। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों के फूलों से सजाया गया था। इसकी वजह से पूरा कमरा फूलों की भीनी भीनी सी खुशबू से महक रहा था। ज़ारा बेड के बस में बैठी हुई थी। ज़ारा ने एक तायराना निगाह अपने इतराफ में दौड़ाई और जायज़ा लेने लगी। फिर कुछ सोचते हुए बेड से उधर को वार्डरोब की तरफ चली गई और एक सादा सा जोड़ा निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। फिर थोड़ी देर बाद वही सादा सा जोड़ा ज़ेबतन के वॉशरूम से निकली। अब के चेहरा मेकअप से आ रही था। एक हाथ में से तमाम ज़ेवरात पकड़े हुए थे, जिन्हें ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखकर मज़े से आराम सुकून अपने अंदर उतारती बेड पर आन बैठी।
उज़ैर अभी तक कमरे में नहीं आया था, सो वो रवायती दुल्हनों से हटकर इसका इंतज़ार किए बगैर लाइट ऑफ करके बेड के कोने में लेट गई और हाथ आंखों पर रखकर सोने की कोशिश करने लगी। वो भी सोने के लिए लेटी थी, किसी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ज़ारा का दिल एक लम्हे को सहमा, मगर फिर अगले ही पल इसने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए करवट बदली। उज़ैर कमरे में दाखिल होते बुरी तरह ठिठक सा गया। आहिस्ते से दरवाज़ा लॉक करने के बाद आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दिया। फिर जो मंजर इसे देखने को मिला वो उसे हैरान करने के लिए काफ़ी था, मगर हैरानगी के साथ साथ इसके अंदर शदीद गुस्सा उठकर सामने आया। भले ये शादी इसकी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो ज़ारा को दुल्हन के रूप में देखना अपना हक समझता था, और जो हक ज़ारा सिद्दीकी ने दानिस्ता इसे छीन लिया था। बल्ले भाई अशके तू हाले पसंदा व्याह नहीं है, फिर भी सारे हक हकूक अपने अजबर आ दो फिटे मुँह तेरे थे। हमारे गुस्से और तैश के वो चील की मानित आगे बढ़ा और एक जोरदार झटके से झंझोर डाला, और ज़ारा जिसकी आमद से बाखबर खुद को जोता जाहिर करी थी, इस अचानक अफ्ताब पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या है ये सब? इसे अरूसी की बजाय सादा से सूट में लेटा देखकर वो बाकी गुस्से से आग बगोला हुआ धीमे धीमे लहजे में लफ्ज़ों में इफ्तार करने लगा। लहजा खूनख्वार था। ज़ारा शायद किसी भी रद्दमल के लिए पहले खुद को तैयार कर चुकी थी। सो चेहरे पर मध्यम मगर तंजिया मुस्कुराहट लाते हुए सुकून से बोली, वही जो तुम चाहते थे। क्या बकवास करी तुम? इसका पारा मजीद हाई हुआ, जबकि ज़ैर के बरक्स ज़ारा बड़े सुकून में थी। अब इतने भी मासूम मत बनो तुम, वो तमस्कराना अंदाज में बोली। फिर तौक़ुफ़ के बाद अपनी बात में मजीद इजाफा करने लगी। तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हारे इनकार के बावजूद रवायती दुल्हनों की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगी कि कब तुम आओगे, कब घूंघट उठाकर हमेशा साथ निभाने के सच्चे झूठे वादे करोगे। ज़ारा इसके मुकाबिल खड़ी कुछ देर को रुकी। जब मैं हमारे निकाह के मतलब जानती भी नहीं थी इस वक्त से, बल्कि जब से मैंने होश संभाला था, तब से अपनी तमाम खुशियाँ, तमाम सुखों, हर ख्वाब और तमाम यादों में सिर्फ एक ही शख्स को पाया। और जानते हो ज़ैर अहमद, वो शख्स कौन था जिसे मैंने सोचा, जिससे मैंने हमेशा चाहा? तुम थे वो शख्स उज़ैर, तुम थे वो शख्स जिसके साथ दानिस्ती और नादानिस्ती में मैंने खुद को मंसूब कर लिया। और मैं पागल थी जो हमेशा ये समझती थी कि तुम भी मुझे इतना ही चाहते हो जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ। हमेशा यही समझती रही कि मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार एक तरफा नहीं, मेरी तरह तुम भी हर चेहरे में मुझे महसूस करते होगे, मुझे तलाशते होगे। और हमेशा बंद करो अपनी बकवास, तुम्हारी इन बातों से मैं तुम्हारी तरफ माइल होने वाला नहीं। प्यार मोहब्बत की बातें सुनाकर तुम ये चाहती हो कि मैं मजबूरी में की गई शादी को दिल से कबूल कर लूँ, तो सुनो ज़ारा सिद्दीकी, मैं तुम्हारी इन बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी में किए गए फैसले की बिना पर हुई है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं मजबूरी में किए गए इस फैसले को कभी दिल से कबूल नहीं करूँगा। वह जुनून से बोले जा रही थी जब उज़ैर इसकी बात काटते हुए कतियत से बोला। फिर अगले ही लम्हे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा, जब ज़ारा की आवाज़ ने इसके बढ़ते कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल करो, क्योंकि तुम्हारे एक इनकार ने मेरे दिल में मौजूद तमाम मोहब्बतों को तमाम जज्बों आरजुओं को एक पल में नफरत में बदल लिया। और नफरत इस मोहब्बत से कई गुना बढ़कर है जो मैं कभी तुमसे की थी। और जहाँ तुमने मजबूरी में ये शादी की, वहीं मैंने भी ये शादी मजबूरन की है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना कि मैं तुम्हारी फ़िक्र थी और मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत प्यारी थी। और इस शादी के लिए रजामंदी जाहिर करने से पहले मैंने खुद से अहद किया था कि तुमसे मेरा रिश्ता सिर्फ कागजी होगा, इससे आगे कुछ नहीं। वो इत्मीनान से कहती बेड पर लेट के उज़ैर इसकी बातों को नज़रअंदाज करता एक सरसरी सी निगाह पर डालता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नाइट ड्रेस में वॉशरूम से बाहर आया और बाल बनाने लगा। ज़ारा इसे देखते उठ बैठी। जब तक वो बाल बनाकर बेड के दूसरे किनारे पर आ बैठा तो ज़ारा इसकी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखते हुए इस्तफसार करने लगी, तुम यहाँ सोगे? क्या मतलब? उज़ैर गैर मतवा का सवाल पर यकीनन चौंका। मतलब ये कि यहाँ सिर्फ मैं सोऊंगी, तुम यहाँ नहीं सो सकते, तुम वहाँ सामने पर सोफे पर सो जाओ। वो बैठ के बिल्कुल सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करते हुए संजीदगी से बोली, मैं और सोफे पर? तुम कहना क्या चाहती हो? ज़ारा की बात सुनकर वो गुस्से से फनका रहा था। ज़ारा पर इसके गुस्से का रत्ती बराबर भी असर न हुआ। मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी हद तक होगा, इससे आगे कुछ नहीं। सो बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते को कागजी हद तक रखने का अहद तुमने किया, मैंने नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें छूने का, तुम पर हुक्म चलाने का और इसके अलावा हर किस्म का शरीर कानूनी हक रखता हूँ, जिसे इस्तेमाल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। उज़ैर इसकी बात काटते खासे चैलेंजिंग अंदाज में बोला। अब कि ज़ारा के पास कोई जवाब नहीं थे, सो वो खामोशी। उज़ैर ने इसकी खामोशी पर तंज़िया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, बेड से उतरते हुए दोबारा गोया हुआ, तुम्हारी खामोशी से साफ जाहिर है कि मैंने जो कुछ कहा तुम इसे मानती और मानना भी चाहिए, है ना? तमस्कराना अंदाज में कहता वो सोफे पर लेट के फिर ठुकमियाँ बोला, लाइट ऑफ कर दो। हमारे यहाँ एक रस्म होती है मूद दिखाई, जिसमें दुल्हा दुल्हन को देखता और कोई गिफ्ट वगैरह देता। उज़ैर को लेटते देखकर वो कुछ सोचने के बाद आवाज़ें बुलंद बोली। उज़ैर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि तुमने कोई गिफ्ट वगैरह लिया होगा। बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है तुम्हारा। वो इस बात में सर लाते हुए गोया। हालांकि इसने गोल्ड की रिंग ज़ारा के लिए ली हुई थी, लेकिन इसे दुल्हन के रूप की बजाय आम सादा चोलियों में देखकर अपना इरादा बदल दिया। मुझे उम्मीद भी यही थी कि तुम ये जहमत नहीं करोगे, इसलिए मैंने पहले से रिंग ले ली थी। ज़ारा हाथ में पकड़ी रिंग को फिजा में लहराते हुए बोली, क्यों? उज़ैर हैरान हुए बगैर न रह सका। अपनी इज्जत की खातिर। वो मुख्तसर मगर चबा चबा कर बोली, तो उज़ैर बगैर कोई जवाब देकर करवट बदल गया। मतलब वाज़ेह था वो मज़ीद बहस नहीं करना चाहता, सो ज़ारा भी लाइट ऑफ करके लेट गई।
तेरा चंगा इलाज होया ज़हर, तेनू बस चित्रां दी कमी है ते तेना यही तेरा इलाज सी, बहुत चंगा होया। उज़ैर ने पहले ही सबसे कह दिया कि शादी के बाद ना तो वलीमा होगा ना ही दावतें वगैरह, सो शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था लेकिन अभी तक किसी ने इस किस्म का जिक्र ही नहीं छेड़ा। ज़ारा की भी यही मंशा थी, दोनों सबके सामने नॉर्मल जाहिर करते लेकिन कमरे में तन्हाई मिलते दोनों लफ्ज़ी जंग शुरू कर देते थे। ज़ुबैर अहमद सदीक़ी और आसिफ़ बेगम उज़ैर की खामोशी पर मुतमिन और पुरसकून थे। कशिफ तो ज़ारा के जाने से बहुत खुश थी। फिर एक दिन अचानक उज़ैर ने कराची वापस जाने का शोर बर्पा कर दिया। सबके मना करने के बावजूद भी वो रुकने के लिए रजामंद नहीं हो रहा था। जहाँ इसके फैसले पर सबने नाराज़गी का इज़हार किया, वहीं ज़ारा भी हैरान हुई। ज़ुबैर अहमद के समझाने पर भी वो मान नहीं रहा था। बाबा जान, आप प्लीज़ मुझे रुकने पर मजबूर मत करें। तुम्हें आए भी जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ और तुम वापस आने की बात करो। कुछ तो ख्याल करो, अभी तुम्हारी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ। बाबा जान, मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकता, मैंने फ़ैसला कर लिया और जानते हैं मैं अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटता। सो बेहतर यही होगा कि कोई मुझे ना रोके, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं है। मुअत्तमी लहजे में बोला ज़ारा, जो वहाँ से इत्तफ़ाक़न गुजरी थी। इसकी आवाज़ सुनकर भाई दरवाजे में रुक गई। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ज़ुबैर अहमद तौक़ुफ़ के बाद बोले। कैसी शर्त? ज़ारा तुम्हारे साथ जाएगी। वो कतियत से बोले। सॉरी बाबा जान, मैं इसे कैसे साथ ले जाऊँ, जबकि मैं इसी की वजह से ही यहाँ से जा रहा हूँ। देखें बाबा जान, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब आपको भी मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मैंने आपको बताया था कि मैं किसी से शादी का वादा कर चुका हूँ, सो अब मैं वही वादा पूरा करना चाहता हूँ और आप मुझे वादे को निभाने की इजाज़त पहले ही दे चुके हैं। वो कह रहा था जबकि दरवाजे की ओट में खड़ी ज़ारा का वजूद अपनी इस कदर तज़लील पर किरची किरची हुआ था। भले वो ज़हर से नफरत करने लगी थी, लेकिन शौहर जैसा भी हो, अच्छा ये बुरा, कोई भी औरत अपनी ज़िंदगी में सौतन का आना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी में सौतन का वजूद बर्दाश्त करती सकती थी। इसलिए ना चाहते भी इसकी आंखें नम होने लगी। वो सब तो ठीक है बेटा, मगर तुम कुछ दिन तो रुक जाओ। ज़ारा क्या सोचेगी? पापा जान, मुझे इसके सोचने या ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, इससे कह दीजिएगा मेरे जाने के बाद वो जहाँ रहना चाहती है रह सकती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। वो सफ़ाक लहजे में बोला। तुम वापस कब जा रहे हो? बेटे की सफ़ाकियत पर इन्होंने तासुफ़ से देखा, फिर बात बदली। कल शाम की फ़्लाइट है। ज़ारा वहाँ से हटकर कमरे में चली गई। आंखों से आंसू ततवातर से बह रहे थे। चंद दिन पहले जन्म लेने वाली नफ़रत पर बरसों पुरानी मोहब्बत अचानक हावी हो चुकी थी। मगर ये मोहब्बत पुरानी मोहब्बत से कुछ जुदा थी। ऐसी मोहब्बत जो खामोश थी, जो दिल से दोबारा पूछे बिना बेदार तो हो चुकी थी, लेकिन पुरानी बेलौस व बेरिया मोहब्बत के ठुकराए जाने पर मालूल सी थी। वो यकायक उठी और आंखों को बेदर्दी से रगड़ती दरवाजे के करीब गई। फिर दरवाजे में से कागज़ और पेन निकाल कर कुछ सोचते हुए लिखने लगी। लिखने के बाद कागज़ लपेट कर टेबल पर रखा और खुद उज़ैर के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उज़ैर जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो यकलक ज़ारा को गुस्से ने आन घेरा। बेख्तियार तंज़ीह लहजे में बोली, शादी से इनकार का फ़ैसला भी तुम्हारा ही था, फिर तुम इस फ़ैसले से पीछे क्यों हटे? उज़ैर ने इसकी तरफ मुतअज्जब निगाहों से देखा, फिर तौक़ुफ़ के बाद नॉर्मल से अंदाज में बोला, ओह, तो इसका मतलब है कि तुम मेरी और बाबा जान की बातें सुन चुकी हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? ज़ारा तलख हुई। अच्छा, मैंने कुछ सुना नहीं। वैसे क्या पूछा तुमने? ज़ारा के अंदाज़ पर मसनूई नादानी से इस्तफ़सार करने लगा। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे गुस्सा दिलाना था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ था, क्योंकि इसकी नादानी और मासूमियत की वजह से डर आने वाले गुस्से को ज़ब्त करने से ज़ारा सदीक़ी की गाल सुर्खी माइल हो चुके थे। जब उज़ैर मज़ीद बोला, तुम ये मत समझना कि मैंने तुमसे शादी अपनी खुशी से की। अगर कश्यप दरमियान में होती तो मैं हाँ हरगिज़ ना करता। जहाँ तक फ़ैसले से पीछे हटने का सवाल है, तो वो भी सिर्फ़ कश्यप की खातिर मैंने अपना फ़ैसला बदला। अगर कोई इससे पहले कि उज़ैर मज़ीद कुछ कहता, इसका मोबाइल अपनी मखसूस आवाज़ में बोल उठा। अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए इसने मोबाइल निकाल कर स्क्रीन से नज़र दौड़ाई तो मलिहा फ़राज़ का नाम जगमगाता देखा। एकदम इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सिमट आई। फ़ौरन गैस का बटन प्रेस करके किया और फ़ोन कान से लगाया। रस्मी कलमात के बाद उज़ैर ने ज़ारा को सुनाने और सताने के लिए स्पीकर ऑन कर दिया। लाउड स्पीकर के ऑन होते ही दूसरी जानिब से मलिहा की दिलफरेब आवाज़ गूंजी, अरे बड़े बेवफा हो तुम, मचा ले, एक मरतबा भी फ़ोन किया हो। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा। वो शर्मिंदा हुआ। क्या कहा? याद ही ना? ईमान से बड़े झूठे हो तुम। वो एक अदा से बोली तो उज़ैर ने बेसाख्ता कहकर कमरे की फ़िज़ा में बुलंद किया। वो कैसे? फिर पूछने लगा। वो ऐसे कि यहाँ तो कहकर कहते सारी छुट्टियाँ मेरे सरप्राइज़ के मुताल्लिक सोचने में गुजर जाएंगी और अब कह रहे हो कि तुम्हें याद ही नहीं रहा। वो जताने वाले मगर दोस्ताना लहजे में बोली, हाँ तो सरप्राइज़ के मुताल्लिक कहा था, तुम्हारे मुताल्लिक थोड़ी कहा था। वो फ़ौरन से बोला और साथ ही एक नज़र ज़ारा पर डाली, जो दूसरी तरफ रुक के बैठी थी, जबकि ध्यान मोबाइल पर होने वाली गुफ्तगू पर लगाए हुए थी। सरप्राइज़ के मुताल्लिक सोचना मतलब मेरे मुताल्लिक सोचना। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। वैसे तुम्हें याद है आज के दिन है? मलिहा बात बदलते हुए पूछने लगी। मंडे, फ़ौरन जवाब दिया। वो तो है, मगर आज के दिन क्या ख़ास बात है? ख़ास बात? वो भी आज के दिन? वो जहन पर सोते थे। वो सोचने लगा, आई डोंट नो। फिर कुछ याद ना आने पर गोया हुआ, आज, अच्छा आज तारीख क्या है? मलिहा इसके भूलने पर फिर से इस्तफसार करने लगी। आई थिंक 25 तारीख पर भी तुम्हें कुछ याद नहीं है? सॉरी यार, मुझे वाकई कुछ याद नहीं। आर यू श्योर? इसे उज़ैर की बेदयानी पर यकीन नहीं आ रहा था। ऑफ कोर्स, वो बोला। करीब बैठी ज़ारा का तन मन आग का गोला बना हुआ था। अब मुझे 100% यकीन होगा कि तुमने लाहौर जाकर एक मरतबा भी मेरे मुताल्लिक सोचना गवारा नहीं किया, या फिर ज़रूरी नहीं समझा। इस तरह सब कुछ भूले हुए। खैर, अब मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, आज मेरा बर्थडे है। मलिहा ने से याद लाया। ओ आई रियली वेरी सॉरी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। एनीवे, हैप्पी बर्थडे टू यू। माजत करते हुए वो अपना आयत भरे लहजे में से विश करने लगा। अपनी परेशानी में से कुछ याद ही कह रहा था। थैंक्स, मलिहा मुस्कुराई। अच्छा बताओ, क्या गिफ्ट लोगी?
उज़ैर ने पूछा। ज़ारा का ज़ब्त आखिरी हदों को छू रहा था। जो तुम चाहो। ठीक है, तो फिर मैं ख़ुद तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा, और वो भी एक दिन बाद। वो बताने लगा। एक दिन बाद? मलिहा खासी हैरान हुई, फिर बोली, तुम तो 1 महीने बाद आने वाले थे। अब तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने यहाँ 2 हफ्ते भी बड़ी मुश्किल से गुजारे, बल्कि यूँ समझ लो कि कांटों पर गुजारे, और तुम मोहतरमा 1 महीने का कह रही हो। वो ज़ारा को सुनाने के लिए आवाज़ें बुलंद सरदाह पढ़ते हुए बोला। तो मलिहा बेसाख्ता मुस्कुराई। क्या मतलब? मतलब कुछ छोड़ो यार, मतलब में क्या रखा है हमारे यहाँ, तुम इसी में मतलब रखो। बात बदलते हुए शायराना अंदाज में बोला। लाउड स्पीकर ऑफ कर दिया, क्योंकि ज़रा गुस्से में वहाँ से उठ के चली गई थी। इसके जाने के बाद ज़ैर ने अलविदाई कलमात अदा कर मोबाइल ऑफ कर दिया। ज़ैर, यार उतनी बातें करो जितनी बार में भुगत सको। तू गल्लां दी खटियां खानियां तो बाद चो चित्तर ही खाने तू। क्या है ये मोहब्बत? क्यों होती है ये मोहब्बत? क्यों मोहब्बत अपने कदरदानों को आजमाइश में धकेल दी है? आखिर क्या है ज़ैर तुम में ऐसा जो मेरा दिल तुम्हारी तमन्ना करता है? मेरे जज्बात, एहसासात, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी आरजुओं उमंगों में क्या कमी देखी है तुमने जो किसी और से मोहब्बत करते हो? और मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शायद इसी को बेलौस बेरिया मोहब्बत की निशानी कहते हैं। क्यों ज़ैर, तुम्हें मेरी आंखों में अपना अक्स दिखाई नहीं देता? ज़ारा मुसलसल सोचे जा रही थी और उलझती जा रही थी। तुमने मुझसे बेवफाई की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी तुम ही हो मेरे इस दिल में, मेरी सोचों, चाहतों, मेरी शिद्दतों में। मैं तो तुमसे नफरत करने लगी थी, फिर क्यों मेरा दिल तुम हर चाय को दोबारा चाहने लगा? आखिर क्यों? तंग आकर ज़ारा ने बैठकर उनसे टेक लगाई और आंखें मूंद ली। बहुत से सवाल दिलो दिमाग में गर्दिश करे थे। वो थी कि पत्थर का बुत बने सुन दिमाग के साथ मोहब्बत में ठुकराए जाने पर आंसू भी ना बहा सकी थी। आंसू तो कहीं दूर मंचबंद हो गए, तो वो खुद भी रो धोकर खुद को इस सच्चाई के सामने बेबस मजबूर जाहिर नहीं करना चाहती थी। आज शाम को ज़ैर की फ़्लाइट थी। ज़ारा ने आसिया ज़ुबैर के कहने पर इसकी पैकिंग कर ली थी। सुबह जब उज़ैर चचा से मिलने गया तो ज़ारा भी इसके साथ गई। वापसी तक दोनों ने कोई बात नहीं की। अलबत्ता कमरे में दाखिल होते ज़ारा कुछ याद आने पर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बड़ी और दराज से तयशुदा कागज़ निकाल कर इसे देने लगी। क्या है ये? वो ज़ारा के हाथ से कागज़ लेते पूछने लगा। इजाज़तनामा। जवाब उन्होंने सपाट अंदाज में बोली। किस लिए? उज़ैर कागज़ खोलकर पढ़ने की बजाय इससे पूछने लगा। अंदाज खिलाफ़े तवक्का नॉर्मल था। खुद देख लो। वो चेहरे पर आई शरारती लट को कान के पीछे चले जाते हुए बोली। उज़ैर ने एक तायराना नज़र इस पर डालते हुए कागज़ को खोला और पढ़ने लगा। कागज़ पर एक छोटी सी तहरीर थी। मैं ज़ारा सिद्दीकी अपने पूरे होशो हवास में अपने शौहर उज़ैर अहमद सिद्दीकी को दूसरी शादी की इजाज़त देती हूँ, बशर्त यह कि उज़ैर की दूसरी शादी के बाद हमारे दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ी रिश्ता बरकरार रहेगा। ज़ारा सिद्दीकी। व्हाट इज़ दिस? तहरीर पढ़ने के बाद इसका गुस्सा हद से ज़्यादा सवा हो गया। कागज़ ज़ारा के चेहरे पर फेंकते हुए गुस्से से फनकारा। चाहती क्या हो तुम? उज़ैर ने गुस्सा ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। हुन अपनी इज्जत गल लाई ना, लख दिलाना तेरे ते। इस तहरीर में साफ जाहिर है कि मैं क्या चाहती हूँ, और अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे लिए ये नई शादी अहमियत रखती है, ना ही इससे मुतल्लिका कोई रिश्ता, और ना ही मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम दूसरी शादी करोगे। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तुम जितनी शादी करना चाहते हो शौक़ से करो। वो इस्तज़ाई अंदाज में बोली। एक बात तुम मेरी भी सुन लो। अव्वल तो मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अब जबकि तुमने खुद मुझे इजाज़त दे दी तो सुनो। फिलहाल ना सही, लेकिन जल्दी मैं तुम्हें अपनी शादी की खुशखबरी सुनाऊँगा। तैयार है ना? उज़ैर भी पीछे हटने वालों में से ना था, बरजस्ता बोला। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी दूसरी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो तुम बेफिक्र हो, मैं तैयार हूँ। वो संजीदा और मजबूत लहजे में बोली, लेकिन अंदर बहुत कुछ ना चाहते हुए भी टूटा था। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। वो तंज़िया बोला। ज़ारा बगैर कोई जवाब दिए कमरे से निकल गई। उज़ैर के लिए इसका हर अंदाज़ अजीब था। कुछ देर वो खुले दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर खुद ही सर झटकता लेट गया। शाम के वक्त वो सबसे मिलकर गया सिवाय ज़ारा के, और जहाज़ में बैठते इसने अपने दिलो दिमाग से पिछले तमाम वाक़यात और ख़ास तौर पर ज़ारा को झंझोड़ कर बाहर निकाल दिया ताकि सफ़र आराम से तय कर सके। बेटा तेन अगे जाके पता लगेगा ज़ारा कढ़नी है, ज़ेन चुके रखनी है। कराची एयरपोर्ट पर मलिहा फराजी से रिसीव करने आई। एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र मलिहा की कंपनी में बहुत खुशगवार गुजरा। इस दौरान उज़ैर ने एक मरतबा भी इसे अपनी शादी के मुताल्लिक नहीं बताया। मलिहा, उज़ैर ने कुछ याद आने पर इसे पुकारा। तुमने अपने धमाका के सरप्राइज़ के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया? फ़िलहाल सब्र करो। अब और कितना सब्र करूं यार, पहले 2 हफ्ते बड़ी मुश्किल से गुजारे, तकरीबन 1 हफ्ता तो तुम्हें मज़ीद सब्र करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। वो कहने लगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इससे पहले तुम अपने मुंतज़िर सरप्राइज़ के मुताल्लिक तो बताओ। मलिहा याद आने पर इससे पूछने लगी। दरअसल वो मलिहा के पूछने पर वो हड़बड़ा कर सीधा, वो कुछ समझना है कि इसे क्या बताए। उज़ैर क्या हुआ? वो उज़ैर के अंदाज पर हैरान हुई। कुछ नहीं हुआ। फ़ौरन तराने वाली घबराहट छुपा गए। तो फिर बताओ जल्दी से। मैं भी तुम्हें 1 हफ्ते बाद ही बताऊंगा। वो मलिहा को टालते हुए रुक फिर गया, अब कि वो भी खामोश रही। देखो 1 हफ्ते बाद दोनों की एक दूसरे से बम फोड़ दे। उज़ैर को कराची आए हुए हफ्ता हो चुका था। इस दौरान इसने जब भी लाहौर फ़ोन किया इसकी ज़ारा सिद्दीकी से बात नहीं हो सकी। आज इतवार था और ऑफिस से भी छुट्टी थी। यूं ही घर में बेकार बैठे बैठे अचानक दिल ने चाहकर ज़ारा को सताया और तंग किया जाए। सताने के ख्याल से इसी मगर आज लाहौर से आने के बाद पहली मरतबा इसे ज़ारा का ख्याल आया। बहुत देर सोचने के बाद बिलाकर इसने घर का नंबर मिला लिया। फ़ोन के पूरे ज़ोर शोर से चिल्लाने पर किचन में काम करती ज़ारा ने ना चाहते हुए फ़ोन स्टैंड की तरफ कदम बढ़ाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रिसीवर उठाते हुए मुअद्दब लहजे में बोली। उज़ैर इसकी आवाज़ पहचान गया, सो अपनी सोच कमली जामा पहचाने के लिए सलाम का जवाब दिए बगैर हुक्मिया लहजे में बोला, मामा को फ़ोन दो।
घर में मेरे सिवा और कोई नहीं, तुम्हें जो कहना है मुझसे को मैं ताईजान को बता दूंगी। ज़ारा अपनी कदर तस्लील पर तप उठी, लेकिन इसके सामने गुस्से पर काबू पाते हुए सुकून से बोली, कहाँ है बाकी सब? ताईजान कहीं काम से गए, जबकि ताईजान और कश्यप मार्केट गई हैं। इसने बताया, कब तक वापस आएंगे मुझे इल्म नहीं, अलबत्ता तुम्हें कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बताओ, मैं इन्हें बता दूंगी। इन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया कि इंशाल्लाह ठीक 3 दिन के बाद यानी बुध वाले दिन मैं शादी कर रहा हूँ। इसने ज़ारा पर धमाका खेज इंकशाफ करने की कोशिश की, लेकिन किधर गया और कुछ पल को रुका कि शायद वो कुछ बोले, मगर दूसरी जानिब मुकम्मल सकूत था। उज़ैर इसकी खामोशी पर तंजिया मुस्कुराहट के साथ गोया, वैसे तुम्हें दुख तो हुआ होगा ये सुनकर मिसेस उज़ैर? गलत फहमी है तुम्हारी, वो फ़ौरन बोली, क्योंकि अगर मुझे ज़रा बराबर भी दुख होता तो इस वक्त मैं तुमसे बात ना कर रही होती, बल्कि रिसीवर मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा होता और मैं धाड़े मार मार कर रो रही होती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने होश हवास में रहकर तुमसे बात भी कर रही हूँ। जब मैंने इस रिश्ते को दिल से कबूल ही नहीं किया, खुद तुम्हें शादी की इजाज़त दी है, तो फिर मुझे दुखी होने या फिर रोने धोने की क्या ज़रूरत है? बहरहाल मुबारक हो तुम्हें। वो बज़ाहिर बड़े आराम और सुकून से कह रही थी, लेकिन इस वक्त इसके दिल की क्या हालत हो रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। इसके बावजूद भी बड़े ध्यान से इसलिए बोली थी कि कहीं ज़रा सी बेध्यानी उज़ैर पर इसके दिल का हाल आश्कार ना कर दे। फिर भी कुछ तो था इसकी बातों में ऐसा कि जैसे उज़ैर ने महसूस करते हुए मज़ीद बात किए बिना लाइन काट दी। ज़ारा ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और सीधी कमरे में चली गई और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। माँ ने इसकी नज़र से टेबल पर पड़ी, जहाँ उज़ैर की दिलकश तस्वीर फ्रेम में आवेज़ा थी। उज़ैर की आंखों से बेख्तियार ज़ारा की आंखों से बेख्तियार मोटे मोटे आंसू अपना रास्ता बनाए निकले। ज़ारा ने हाथ बढ़ाकर इसकी तस्वीर उठा ली, फिर आंखों के सामने लाते हुए शिकवा खिना लहजे में बोला, भी ऐसा क्या है उज़ैर उस लड़की में जो तुम्हें मुझ में दिखाई नहीं दिया? क्या कमी थी मुझ में जो तुमने मुझे मेरे बेलौस प्यार को ठुकराया? काश तुम एक मरतबा सही मगर मेरी मोहब्बत को जान पाते, मेरा दिल के धड़कन को महसूस कर सकते, तो शायद तुम जान पाते कि तुम मेरे लिए क्या हो। लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी मेरी ज़ात बेमानी है। काश उज़ैर तुम जान सकते मैं तुम बिन अधूरी हूँ। ज़ारा इसकी तस्वीर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, मगर फिर सूरत से तस्वीर को कदरे फासले पर करते दीवानगी से बोली, मगर मेरी एक बात सुन लो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के कभी नहीं हो सकते हो। ज़ारा जल्द या बदे तुम्हें मेरे पास लौट कर आना होगा। मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरी ज़ात को मुकम्मल करने तुम्हें एक ना एक दिन आना ही होगा, और मुझे यकीन है तुम ज़रूर लौट कर आओगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और फिर ज़ारा सदीकी ने तस्वीर को अपने होंठों से लगा लिया। नड्डी मोहब्बत दीवानगी देकर ज़ारा ने चित्तर मारना तो दिल करदा कि नहीं करदा जबल ज़माने का। यार मलिहा, अभी तक तुम्हारा दोस्त आया नहीं? वो रिस्ट वॉच पर नजर दुलाते हुए बेजारी से बोला तो मलिहा हंसती, अभी आता ही होगा, पिछले 1 घंटे से तुम यही कह रहे हो। झूठ तो नहीं कह रही हूँ ना? वो देखो आ रहा है। उज़ैर को दूर से आता देखकर वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोली, तो इसके साथ बैठे ज़ुहैब खान ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जब तक वो इनके करीब पहुंच चुका था। अस्सलाम वालेकुम। मलिहा के इशारे पर वो चेयर पर बैठते मौतबाना अंदाज में गोया। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने वक्त वक्त जवाब दी। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मलिहा ने पूछा। दरअसल वो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसी तरह से देर होगी। अच्छा बहाना है। अब की बार ज़ुहैब ने कहा, जो दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, जबकि मलिहा ने अपने भूलने पर सर पर हाथ फेरा। लेकिन इससे पहले उज़ैर पूछ बैठा, ये कौन है? सॉरी, वेरी सॉरी, मैं तुम दोनों का तारुफ करवाने भूल गई। ज़ुहैब, इनसे मिलो, ये उज़ैर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और उज़ैर, इनसे मिलो, ये है ज़ुहैब खान, माय फर्स्ट कज़न। एंड अभी सब कुछ बता दोगी? मलिहा के मज़ीद कुछ बताने से कबल ज़ुहैब ने से टोका। ओह सॉरी। वो फ़ौरन निचला होंठ दांतों तले दबा गई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ज़ुहैब दोस्ताना लहजे में बोला। जवाबन उज़ैर ने मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। ज़ोर का झटका है, ज़ोरों से लगने वाला है। अच्छा उज़ैर, हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना आज तुम्हें इस धमाका के सरप्राइज़ के मुतालिक बता रही है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। और जानते हो, मैंने ज़ुहैब से कहा कि तुम सब कुछ सुनने के बाद ज़रूर शॉक्ड होगे, लेकिन ज़ुहैब के ख्याल में ऐसा हो ही नहीं सकता। बहरहाल सरप्राइज़ ये है कि बता दूँ? इसने रुककर एक शरीर नज़र से उज़ैर की तरफ देखा जो बड़ी महवी से सुन रहा था। चलो बता ही देती हूँ, लेकिन पहले तुम ये लो। वो पर्स में कार्ड निकालते हुए उज़ैर की तरफ बढ़ाने लगी। ये क्या है? कार्ड लेते हुए उज़ैर ने हैरानगी से पूछा। बताती हूँ, सब्र तो करो, ये इनविटेशन कार्ड है। इनविटेशन कार्ड? मगर किस सिलसिले में? कार्ड देके बगैर वो मलिहा से इस्तफसार करे जा रहा था। ये तुम्हें ज़ुहैब बताएगा, वो बोली, और उज़ैर ने ज़ुहैब की तरफ देखा। ओके तो मिस्टर उज़ैर, ये इनविटेशन कार्ड मेरी और मलिहा की शादी का, और जानते हो मलिहा की ख्वाहिश है सबसे पहले तुम्हें इन्वाइट किया गया ताकि तुम हमारी शादी के हर फंक्शन में पेश रहो। ज़ुहैब का धीमी मुस्कुराहट के चेहरे पर सजाए से बताया जा रहा था, जबकि इस धमाका के सरप्राइज़ ने वाकई उज़ैर को शॉक किया था। एक लम्हे को तो इसे ऐसा लगा जैसे इसका वजूद शदीद किस्म के धमाकों की जद में आ चुका हो। इस बेयकीन और गैर मुतवक्का इंकशाफ को सुनने के बाद अचानक उज़ैर को अपने अंदर किसी चीज़ के टूटने की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। ठा! आय हाय हाय हाय, स्वाद आ गया। इत्थे लग गया ज़ोर का झटका, हाय ज़ोरों से लगा। आय हाय हाय, कसमें बड़ा मज़ा आया मुझे। अचानक इसे अपने सब ख्वाब चकनाचूर होते दिखाई देने लगे। वह शौक निगाहों से मलिहा फराज को देखने के बाद हाथ में पकड़े कार्ड को टटोलने लगा। मलिहा इसके हैरान और परेशान चेहरे को देखते हुए भरपूर मुस्कुराहट के साथ ज़ुहैब खान को तरफ मुतवज्जो हुई। ज़ुहैब, मैंने कहा था ना कि उज़ैर सब जानने के बाद ज़रूर शॉक्ड होगा। हाँ भी, आज मैं तुमको मान गया, ज़ुहैब इसे दाद देते हुए बोला, जबकि उज़ैर अभी भी अपने होश आवाज़ में नहीं लौटा था। बस इसका जहन तो इस बात पर अटक सा गया था, ये इनविटेशन कार्ड मेरी और मलिहा की शादी का
होश में आ जाओ अब, मदीहा से गुमसुम देखकर इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोली। तो वजह से हड़बड़ाकर सीधा वक्त कार्ड हाथ में थामे बस इंकशाफ को मलाक में निकला गर्दान सकता था। मलिहा ने इसका शौक होना तो नोट किया था, अलबत्ता इसकी आंखों में मचलते दुख और कर्ब को महसूस न कर सकी। ऐसा दुख और कर्ब जो यकतरफा मोहब्बत ने नाकामी के एहसास से उमड़ आया था। चलो कोई नहीं, अभी तो दुख दे किया है ज़ारा नू, हुन अभी सही। मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपने सरप्राइज़ के मुतालिक बता दिया, अब तुम भी जल्दी मुझे अपने सरप्राइज़ के मुतालिक बताओ, वो मज़ीद बोल रही थी। तुमने मुझसे कुछ कहा? ज़ाहिर अभी तक हवास पाकता था। अरे भाई किस दुनिया में गुम हो, लगता है कुछ ज़्यादा शॉक कर दिया तुम्हें सरप्राइज़ है, ज़ुहैब ने इसके अंदाज़ पर शरारत से बोला। मैंने कहा अब तुम भी बता दो अपने सरप्राइज़ के मुतालिक, वो बोली। तब उज़ैर ने अपनी एकतरफा मोहब्बत में सब कुछ लूटता देखकर कुछ भी छुपाना मुनासिब न समझते हुए इसे मुख्तसरन अपनी शादी का अहवाल सुना डाला, लेकिन इसे अपने इनकार के मुतालिक न बता सका। इसके मुँह से शादी का सुनने के बाद मलिहा फराज के साथ ज़ुहैब खान भी हैरानगी में घिरा खड़ा था। फिर मलिहा ने शिकायती नज़रों से इसे देखते हुए कहा, अरे बड़े बेवफा दोस्तों, तुम शादी भी कर ली और हमें कानों कान खबर भी ना होने दी, और एक हमें सबसे पहले तुम्हें बताना ज़रूरी समझा। लबो लहजा शिकवा के ना था। आई एम रियली सॉरी, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं अपने किसी भी दोस्त को बता नहीं सका, एंड अगेन आई एम सॉरी। खैर जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम लाहौर जाकर अपनी बीवी को लाओगे, क्योंकि इसके बगैर तो तुम शादी में आए तो खैर नहीं होगी। मलिहा इसकी आखिर में तहकुमाना लहजा अंदाज में बोली। वो नहीं आ सकती, उज़ैर ने तौक़ुफ़ के बाद साफ इनकार किया। क्यों भाई, अपनी शादी पर तो बुलाया नहीं, चलो खैर, लेकिन अब मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। भाई आखिर को हम भी तो मिले इस खुशकिस्मत लड़की से जिसने हमारे दोस्त की ज़िंदगी में शामिल होने का शर्फ हासिल किया, और वैसे भी जो तुम्हारी बीवी है वो मेरी भाभी भी तो हुई, सो अब इनकार का कोई जवाब नहीं उठाओगे तुम, समझे? आय हाय 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 हाय, ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ उज़ैर भाई, तो उज़ैर का जरा दिल सी ना, ओए होए होए होए, कसम मज़ा आ गया। अब मैं फिर कैसे जा सकता हूँ लाहौर इसे लाने, मुझे यहाँ दिन ही कितने हुए? उज़ैर ने इसे टालने की सही की मगर नाकाम। मैं कुछ नहीं जानती, है तुम्हारी सज़ा कि तुम अपनी वाइफ को हमारी शादी में ज़रूर लाओगे, वरना तुम्हारी एंट्री भी बंद, अंडरस्टैंड? फिर खासे तहक़्क़ुम भरे अंदाज में बौंग करने लगी, जबकि उज़ैर का बस नहीं चला था वहाँ से भाग जाए। एक तो मलिहा की शादी और अपनी बर्बादी का सोचकर वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, दूसरा मलिहा का बार बार ज़ारा का जिक्र छेड़ने से मुसलसल कोफत में मुब्तला किया जा रहा था, जिसके पेश नज़र उज़ैर ने ज़ारा को लाने की हामी भर ली थी। हुन जाके ज़ारा को जुतियाँ खाएगा। ये हो ही नहीं सकता, मेरी मोहब्बत किसी और की वजह से मुमकिन नहीं, मलिहा किसी और की हो नहीं सकती, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। उज़ैर ज़िंदगी में कभी कुछ खो ही नहीं सकता, इसने हमेशा पाना ही सीखा, फिर वो अपनी मोहब्बत को कैसे खो सकता है? मेरी मोहब्बत में कोई कमी, कोई खोट या लालच ना थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों किस्मत ने मेरे साथ ऐसा घिनौना मज़ाक किया? मैं मलिहा के बगैर कैसे जी पाऊँगा? क्यों किस्मत में जज्बात और एहसासात को बेमून किया? मुझे चाहतों के सफ़र में अकेला तन्हा क्यों करना चाहा? गाड़ी ड्राइव करते हुए ज़ाहिर बड़ी शिद्दत से सोचा जा रहा था कि अचानक किसी ख्याल के तहत जैसे इसके हवास को झटका सा लगा। अचानक गाड़ी सड़क किनारे पर रोक दी और स्टीयरिंग पर रखते जब भी सोचे दोबारा से आगे बढ़ी। और मैं ज़ारा के सामने, बल्कि नहीं, मुझे शायद इसकी बद्दुआ लगी है। मैंने इसे अपनाने से इनकार किया था, यकीनन इसने मुझे बद्दुआ दी होगी, इसलिए आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। ये सब इसी की बद्दुआ का नतीजा है। उज़ैर ने आंखें मोल ली, लेकिन फिर भी जल्दी खोल दी, क्योंकि ज़ारा का चेहरा इसकी आंखों के पर्दे में घूमने लगा। इसे ज़ारा की आवाज़ अपनी समातों में टकराती हुई महसूस हुई। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत में कोई कमी, कोई खोट ना थी, फिर तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे अरमानों को बेदर्दी से अपने पैरों तले कुचला कि मेरी रूह तक तड़प उठी? जानते हो उज़ैर की मोहब्बत में ठुकराए जाने का दुख क्या होता है, मगर तुम क्या जानो, तुमने तो खुद किसी की मोहब्बत को बड़ी बेदर्दी से, सफाकी से ठुकराया। तभी आज तुम्हारे साथ तकदीर ने वही खेल खेला जो तुमने मेरे साथ खेला था, बल्कि अब भी खेल रहे हो तुम्हारे साथ। अच्छा, आज बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। यही उल्फत के तकाज़े हैं। अगर तुम किसी की मोहब्बत को ठुकराओगे तो तुम्हारी मोहब्बत को भी कोई कबूल नहीं करेगा। ज़ारा की आवाज़ से कर्ब में मुब्तला करने लगी। तौक़ुफ़ के बाद फिर इसकी तमस्कराना आवाज़ गूंजी, तुम तो वो बदनसीब शख्स हो जो पानी के होते हुए भी प्यासा है। उज़ैर, तुम वो बदनसीब हो जो मोहब्बत के करीब होते हुए भी नफ़रतों की तरफ भाग रहा है, जिसे अब ज़बरदस्त मात के बाद नफरत अपने मजबूत शिकंजे में ले चुकी है, जिससे मोहब्बत कोसों दूर है। वैसे क्या मिला तुम्हें? शट अप! ज़ारा की आवाज़ इसका कलेजा छलनी कर रही थी। अब बर्दाश्त की सक्कत मजतमा करने की नाकाम कोशिश में वो सिर्फ चिल्ला सकता था, मगर आवाज़ आज रुकने वाली ना थी। ये दुनिया मकफ़ाते अमल के गिर चक्कर काट रही। तुमने जाने अनजाने में मेरे दिल की नगरी को उजाड़ा, और अब देख लो तुम्हारे दिल को भी जाने अनजाने में किसी के हाथ ज़बरदस्त चोट लगी है। बंद करो अपनी बकवास। ज़ाहिर का बस नहीं चल रहा था कि ज़ारा की आवाज़ को दबा डाले। वो पहले परेशान और बेकरार था, ऊपर से ज़ारा की बातें इसके दिल की बेकरारी और इज़्तिराब को मज़ीद बढ़ा गई। सर शिद्दत से फटे जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता इसके होश भी महव होते जा रहे थे। मोहब्बतों के सफ़र में अब तुम सारी उम्र तन्हा रहोगे उज़ैर। तुम्हारे चाहने पर भी तुम मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाओगे, याद रखना मेरी बात। एक बार तो फिर ज़ारा की आवाज़ गूंजी तो उज़ैर ने ज़ोर ज़ोर से सर को झटकना शुरू कर दिया, साथ ही कानों पर हाथ रख लिए ताकि दोबारा इसकी आवाज़ ना सुन सके। उन्हें तेने यही आवाज़ सुनाई देनी है। बड़ी भैड़ी हुई वैसे ना, मैंने बड़ी खुशी हुई है तेन एड्डी भैड़ी होने की।
अगला पूरा हफ्ता इसने शदीद ज़हनी कोफत में गुजारा। इस दौरान एक मरतबा भी मलिहा से या घर में से किसी से रब्ता नहीं किया। शायद मोहब्बत में नाकामी ने इसे अंदर तक तोड़ फोड़ डाला। इस दौरान वो ऑफिस भी नहीं गया। फिर एक दिन बहुत सोचने बहुत समझने के बाद एक हैरान कुन इंकशाफ से अपनी ज़ात पर खुलता महसूस हुआ। वो जान के कि मलिहा जिसे वो अपनी ख्वाबों की शहज़ादी समझता था, वो इसके दिल में बनी तस्वीर में कभी पनाह थी ही नहीं। तस्वीर वाला धुंधला चेहरा मलिहा फराज का नहीं बल्कि किसी और का था। मलिहा की तरफ इसका बढ़ना मोहब्बत नहीं, महज दोस्ती थी जिसे वो जाने अनजाने में प्यार समझ बैठा था। दो और फिटे मुँह। और अब दिल में मौजूद तस्वीर में पनाह चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ होकर इसके सामने वाज़ा था। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि ज़ारा का था और ये इंकशाफ इसके लिए बहुत हैरान कुन था। ज़हर भाई, चुल्लू पर पानी में डूब के मरना पसंद करोगे गटरों के पानी में दफ़ा होना? जाने वो ज़ारा को कब से चाहता चला आ रहा था, मगर महज करीब होने की बिना पर वो इसके लिए अपनी चाहत को पहचान नहीं सका। इस हैरत अंगेज़ मगर खुशगवार इंकशाफ के बाद इसने ज़्यादातर अपनी सोचों का महवर ज़ारा को ही पाया। उसे जितना इसे सोचता इतना ही ज़ारा के लिए मोहब्बत बड़ी शिद्दत से इसके दिल में बेतार होती चली जाती है, अपनी तमाम तर शिद्दत और ताकत के साथ। प्यार की नन्ही मुनी कॉम्प्लेक्स के 400 बिखर चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम करबे उल्फत के नए सफ़र के आगाज़ में ही कहीं गायब हो चुके थे। लेकिन शायद अब इसके लिए ये उल्फत का सफ़र नहायत दुश्वार था। अपने और ज़ारा के दरमियान पिछली तमाम मुलाकात और बात और इस दौरान बढ़ती रंजिशों को मिटाना इसे मुश्किल बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा था। मगर वो दिल से इरादा कर चुका था कि तमाम कसावतों, रंजिशों और तमाम नफरतों को मिटाने का। मलिहा के याद दिलाने पर इसने लाहौर फ़ोन करके अपनी आमद का बता दिया और वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। मगर 1-2 घंटे गुजरने के बावजूद भी जब कोई इसे पिक करने ना आया तो वो अजीब वसवसों के साथ टैक्सी के जरिए घर की तरफ रवाना हुआ। घर में भी कोई सामने मौजूद ना था, जिस पर वो खासा हैरान हुआ। कुछ देर मजीद हैरान परेशान खड़े रहने के बाद वो ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी के कमरे की जानिब बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता, कमरे से आती आवाज़ों पर बाहर ही खड़ा हो गया। तुम इसे फ़ोन करके बता दो, इसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके बगैर भी हम रह सकते हैं। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी बड़े गुस्से में थे। अब तो वो आ रहा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आसिया बेगम बोली। कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, बस मैंने फैसला कर लिया, बस घर में दोबारा नहीं आएगा। 2 महीनों में ज़रा भी हमारा ख्याल ना आया और शादी करके तो जैसे बीवी को भूल ही गया कि इसके भी कुछ हकूक़ हैं। इनका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था और बाहर खड़ा उज़ैर इनकी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर तो बाहर हैरान परेशान खड़ा रहा, फिर सूरत से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते इसे जो मंजर देखने को मिला वो यकीनन इसे हैरत में मुब्तला कर गया। पूरा कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। सब अफराद आराम और सुकून से सोफे पर बैठे हुए थे और सब सामने पड़ी टेबल पर एक बड़ा सा केक पड़ा था। ज़ायद को देखकर सबसे बहुत बेसाख्ता कहकर लगा, ये सब क्या है? वो सबसे मिलने के बाद पूछने लगा, भैया ये सब हमारी प्लानिंग थी आपको बेवकूफ़ बनाने की, ताकि बाबा जान और मामा की शादी की 30वीं सालगिरह को याद कर बनाया जाए। लेकिन आपने जल्दबाजी दिखाते हुए ड्रॉप सीन से पहले एंट्री दे दी, कश्यप ने बताया। अच्छा, तो आप सब मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। वैसे एक बात में मैं वाकई परेशान हो गया था कि न जाने क्या बात है। एनी मामा बाबा जान, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। वो इनके गले लगते हुए बोला। फिर कुछ देर बाद इनके पास बैठने के बाद आराम की गर्ज से उठा। ज़ारा वहाँ मौजूद नहीं थी। उज़ैर ने इसकी कमी शिद्दत से महसूस की। मुतलाशी आंखें 400 फैलाई कमरे में गया, मगर वहाँ भी ना थी। इसे देखने की चाह में उज़ैर आराम का ख्याल भी तर्क करते हुए इसे ढूंढता किचन की तरफ चला जहाँ कश्यप चाय बना रही थी। ज़ारा नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? इसने पूछा। लहजे में ज़ारा के लिए अपनायत वाज़ह थी, जिसे कश्यप ने भी महसूस किया। इसलिए चेहरे पर मुस्कान लाते हुए शरारत से बोली, खैर तो है भैया, आज भाभी का ख्याल कैसे आ गया आपको? भाई बीवी है वो मेरी, देर से ना सही कभी ना कभी तो मुझे इसका ख्याल आना ही था। वो भी शौकी से बोला। कश्यप को ज़ारा के लिए अंदाज़ अच्छा लगा। फिर मजीद बोला, तुमने बताया नहीं कहाँ है वो? ज़ारा अपने मैके गई हुई है, इसने इत्तला पहुँचाई। क्यों? मेरा मतलब है कब गई? वो हैरान हुआ क्योंकि आने से कबल इसने खास ताकीद की थी कि वो घर में ही रहे। आपके आने से कुछ देर पहले। क्या कहकर गई है? उज़ैर का लहजा यकलख्ती तलख हुआ। यही कि आप जब वापस आएंगे तो वो भी वापस आ जाएगी। कश्यप बेहद संजीदा हुई, जबकि वो हैरान। फिर वो उज़ैर की तरफ देखते हुए ताज्जुब से बोली, भैया आप ज़ारा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करें। वो बहुत अच्छी है, आपसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन आपने कभी इसकी मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश नहीं की। जानता हूँ, वो आहिस्ती से बोला। और हाँ, एक और बात, आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? कश्यप को जैसे ही याद है मौका ज़ाया किए बगैर पूछने लगी, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? इसके अचानक इस तबसार पर उज़ैर ने चौंक कर उल्टा इसी से सवाल किया। दरअसल जब आप ज़ारा को दूसरी शादी के मुतालिक बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है उस दिन वो घर में अकेली थी। उज़ैर जहन पर जोर देते हुए बोला, हाँ, मगर काम जल्द हो जाने की वजह से मैं और मामा जल्दी वापस आ गए थे। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन करने के लिए रिसीवर उठाया तो आप दोनों बातें कर रहे थे। वैसे मैंने अभी किसी को बताया नहीं आपकी दूसरी शादी करने के मुतालिक। आखिर में सरगोशियाना अंदाज में बोली। बहुत बुरी बात है दूसरों की बातें सुनना। वो मसनूई गुस्से से डांटने लगा। फिर वसीद बोला, और अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने, क्योंकि मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की। भैया एक बात कहूँ? जब भी वो बोली, हाँ कहो। भैया आपको ज़ारा को, मेरा मतलब है कि आप प्लीज़ दूसरी शादी मत करिएगा। ज़ारा बहुत अच्छी है, आप इसे कबूल कर लें। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला। मेरे लिए तुम सबकी और ज़ारा की मोहब्बत ही काफ़ी है। और तुम जानती हो मैं यहाँ सिर्फ ज़ारा को लेने आया। वो खुशगवारी से बोला। सच भैया? वो खुशी से उछली। हाँ। ज़ारा ने इस बात में सर लाते हुए कश्यप के सर पर प्यार भरी हल्की सी चप्पत लगाई, फिर से चाय का कहकर किचन से निकल गया। ठोकर खान तो बात अक्ल आ गई है,
उज़ैर दी अक्ल शरीफ ते विच गल आ गई। हुण देखते हैं ज़ारा ने उसानी ना माफ़ कर दी कि नहीं कर दी। आसिया बेगम को बताकर ज़ारा को लेने चला गया। सबके लिए इसका नया रूप बहुत हैरानकुन मगर खुशगवार था। ख़ास तौर पर ज़ारा को कराची साथ ले जाने वाली बात ने ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को खासा इत्मीनान बख्शा था। चाचा जान और चाची से मिलकर इसने अपने आने का मकसद बयान कर फिर इनसे ज़्यादा चलता ज़ारा के कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ तो ज़ारा को खिड़की से बाहर देखते पाया। वो शायद उज़ैर की आमद से बेखबर थी। उज़ैर की जानिब पुश्त की वो बड़ी महवियत से कुछ सोचे जा रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा तो इससे ज़रा फासले पर हो गए। इसे अपनी आमद से बाखबर करने के लिए लबवा करने चाहे मगर फिर किसी इरादे के तहत चुप ही रहा और बड़े गौर से इसे देखने लगा। फिर आहिस्ती से हाथ बढ़ाकर इसकी कमर तक लहराते काले बालों को हल्के से टच किया और हाथ वापस खींच लिए। वो अभी तक इसकी मौजूदगी से बेखबर और अनजान गहरी सोच में घिरी थी। उज़ैर से अपने होने का एहसास दिलाने के लिए कदर तौक़ुफ़ के बाद खनकारा तो वजह से बौखलाकर होश की दुनिया में लौटी। लेकिन पीछे मुड़कर न देखा। वो थोड़ा आगे बढ़ा और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए दोबारा गला खनकारा। आपकी वो सूरत से पलटी, दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। इसने पिछले हटना चाहा मगर दीवार के सबब अपनी जगह से हिल ना सकी। उज़ैर इसकी हरकत पर धीरे से मुस्कुराया फिर यकलक होंठ बेचकर इसकी खूबसूरत ब्राउन आंखों की सीम देखने लगा जो अपने अतराफ में सहर फैलाए मुकाबले गुज़ेर करने के लिए मचल रही थी। उज़ैर ने पहली मरतबा गौर से इसका मुआयना करना चाहा। गोरी चिट्टी रंगत पर पिंक होंठ बहुत चचरे थे और इसके चेहरे की खूबसूरती को दुगना कर रहे थे। उज़ैर कुछ पल बगौर से देखता रहा फिर दायां हाथ इसके मनमोहने मुखड़े की जानिब ले जाते हुए आगे बढ़ाया। आपके दोनों के दरमियान फासला बराए नाम था। ज़ारा से मजीद उज़ैर का कुर्ब बर्दाश्त न हुआ तो इस दोनों हाथों से परे करते हुए गुस्से से फनकारी, ये क्या बदतमीजी, अपनी हद में रहो। उज़ैर ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। वो हैरान हुई उज़ैर किस वक्त कुछ होश ना था वो क्या कर रहा है। हटो पीछे, ज़ारा धीमे लफ्ज़ों में चिल्लाई। एकदम वो अपने हवास में लौटा। खुद पर थोड़ी देर पहले छाए फंसू के जहर को उसने एक लम्हे में खुद से जुदा किया। फिर बाद में खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए सख्त मगर गुस्सीले लहजे में बोला, जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे आने पर तुम घर में रहते तो फिर तुम यहाँ क्यों आई। ज़ारा को उसके यकलक बदलते रवैये पर मजीद हैरानी हुई। वो ज़ाहिर के लहजे की दरश्तगी पर ना चाहते हुए भी सहम गई लेकिन खुद को इसके सामने मजबूत और डर जाहिर करती है। तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम रोकोगे और मैं रुक जाऊंगी। नो नेवर। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी दूसरी शादी के बाद हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ कागजी रिश्ता होगा। सो वॉट, सो वॉट। वो तमस्कराना मुस्कुराई। तुम अपने जहन से इस खुशफहमी को निकाल दो मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी। वो दो टोक बोली, तुम भी अपने जहन से इस बात को निकाल बाहर करो कि मैं तुम्हारी हरकत और बदतमीजी को नज़रअंदाज करके खामोश रहूँगा। उज़ैर भी इसी के अंदाज में कहता आगे बढ़ा। इशारा इसके अंदाज़े गुफ्तगू की तरफ था। फिर ज़ारा की नाजुक कलाई को अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लेते हुए तहकमाना अंदाज में चिल्लाया, चलो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। ज़ारा ने अपनी कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। उज़ैर ने इसकी तरफ देखते हुए तंजिया मगर धीमे लहजे में कहा, मैं यहाँ तुम्हारी कोई बकवास सुनने नहीं आई। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा वरना बस औरतें दिगर नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जो करना कर लो। और हाँ, मैं तुम्हारी इस फजूल सी धमकी से नहीं डरने वाली। वो खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए अटल अंदाज में बोली जबकि हकीकतन वो दिल ही दिल में इसके गुस्से से घबरा गई थी। उज़ैर इसके अंदाज पर हंसा और हंसता ही चला गया। ज़ारा का हर लफ्ज़ हर अंदाज से महसूस कर रहा था, मैं अपनी फजूल धमकी पर अमल भी कर सकता हूँ। वो फजूल पर जोर देते हुए बोला और साथ इसकी कलाई एक झटके से छोड़ दी। फिर मजीद बोला, तुम मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा है, मैं तुम्हारे नीचे इंतज़ार करूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर चलिए ना, वरना। वो आराम से कहता अपनी बात अधूरी छोड़कर बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद ज़रा चंद साने बंद दरवाजे को देखती रही। फिर न जाने इसके मन में क्या है कि उठकर सामान पैक करने लगी। सामान की पैकिंग के बाद आईने के सामने खड़ी होकर एक तायराना नज़र अपने वजूद पर डाली। बाल सट के कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरते वक्त इसकी निगाह उज़ैर पर पड़ी जो होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट से जाए इसी की तरफ देख रहा था। ज़ारा को आता देखकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर दोनों चचा जान और चची जान से मिलने के बाद इजाज़त लेते गाड़ी में आ बैठे। रात काफ़ी फैल चुकी थी। घर तक का फासला दोनों ने बड़ी खामोशी से तय किया। कुछ वक्त तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर गुजरा मगर कमरे में दाखिल होते उज़ैर ने दरवाज़ा लॉक करने के बाद इसकी तरफ तंज का तीर उछाला। तो मिस ज़ारा सिद्दीकी, तुम डर गई थी मेरी फजूल सी धमकी से ना? काफ़ी खुश फहमियाँ पाल रखी है तुमने अपने दिलो दिमाग में। मैं तुम्हारी धमकी के डर से नहीं बल्कि अपने वालिदैन की वजह से चली। अगर मुझे इनकी परवाह न होती तो मैं तुम्हारे साथ यूँ ना आती। वो बरजस्ता बोली। एला हाले ठोकना ठुड्डे खा के भी उज़ैर नूं ना चैन नहीं आया। हाले भी अपने करतूतां दा बाज नहीं आ रहा, अपनी गंदी ज़बान नहीं रोकता पे। खुशफहमियाँ पाल किधर गई। बहरहाल जो भी हो, एक बात तो वाज़े, माँ बाप की खातिर इसी, लेकिन तुमने मेरी किसी बात से इनकार नहीं कर सकती, मेरे किसी हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। ओ शट अप। वो टोकी, इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती। यू शट अप। अगर ये मेरी खुशफहमी है तो खुशफहमी ही सही। मैं तुमसे ज़बरदस्ती सब कुछ करवा सकता हूँ, तुम्हारे इनकार के बावजूद किसी भी बात से रोक सकता हूँ, मगर तुम मुझे किसी भी मामले में नहीं रोक सकती, चाहने के बावजूद भी। उज़ैर खासे चैलेंजिंग अंदाज में कहता आगे बढ़ा। मसलन, ज़ारा सिद्दीकी के मुँह से बेख्तियार निकला। इसने बेख्तियार कहका लगाया। मसलन, साथ ही सोचने की एक्टिंग के साथ इसके करीब हुआ। मसलन ये कि तुम मुझे कागजी रिश्ते की हदूद से आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उज़ैर की आंखों में
वहशत तारी होती जा रही थी। खबरदार, वो इसकी बात का मफहूम जानकर बौखलाकर पीछे हटते हुए धीमे लफ्ज़ों में चिल्लाई, पीछे हटो। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना तुम मुझे नहीं रोक सकती। इसकी आंखों में दीवानगी बढ़ती जा रही थी। खबरदार, मेरे नज़दीक मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। ज़ारा का जिस्म खौफ से कांपने लगा। ज़ैर पीछे बगैर कुछ सुने परवाह किए बिना अगले ही लम्हों में ज़ारा को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। कुछ पल तो ज़ारा ने अपने नाजुक वजूद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, फिर मायूस होकर खुद को इसके रहम करम पर छोड़ दिया, जबकि वो मुकम्मल तौर पर इसके शहर में खो चुका था। दौर फिट्टे मुँह तेरे थे लानती आदमी, हाले भी अपने करतूता का इजहार करके उसको माफ़ी मांग के सारा कुछ सेट कर ला। ना जी, वो नहीं सेट करना, अपनी चवला मारनियाँ हाले भी ना, अपनी अना नहीं ख़त्म करना, बल्कि अपनी चवलें मारने से नहीं बाज आना। चवल जिया ज़ारा सिद्दीकी 2 दिन से मुसलसल तेज़ बुखार में तप रही थी। सबके बहुत कहने के बावजूद वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हो रही। इस दौरान ज़ैर भी परसों रात वाले वाक़े के बाद इसके सामने नहीं आया था। शर्मिंदगी नदामत इसे ज़ारा के सामने जाने से रोक रही थी। अपनी हरकत पर इसे अफसोस हुआ। जहाँ वो 2 दिन से मुसलसल बुखार में फनक रही थी, वहीं वो भी खासा परेशान था। खुद पर हैरान था कि इस पर ऐसी कौन सी वहशत आई होगी कि वो कुछ लम्हों के लिए इसे अपने होश हवास खो बैठा था। वो जितना इस दिन के वाक़े के मुतालिक सोचता, कोफत में मुब्तला होता जाता। इसका ज़मीर हर वक़्त लानत मलामत करते से शर्मसार किया जाता। अगला पूरा हफ्ता बड़ी तेज़ी से गुजरा। इस दौरान उज़ैर बिल्कुल खामोशी साधे हुए था। अलबत्ता ज़ारा इसकी तरफ उठते बैठते तंज का तीर चलाती, जिस पर इसे गुस्सा तो बहुत आता मगर ज़ब्त कर जाता। ज़ारा को इसकी खामोशी मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कर देती। उज़ैर चाहते हुए भी इसे कराची जाने की बात न कर सका, क्योंकि इसके सामने जाते हुए शर्मिंदगी में डूब जाता है। इसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर कुछ भी नहीं बोल पाता। लिहाजा इसने मलिहा के 2 बार याद करवाने पर कश्यप के जरिए इस तक पैगाम भेजा तो इसने जाने से साफ इनकार कर दिया और सख्ती से मना कर दिया कि दोबारा इसके सामने इस मौजू पर बात न की जाए। लेकिन फिर सबके फोर्स करने पर मजीद इनकार न कर सकी और हाँ कह दी। कर इन दोनों की फ़्लाइट थी। जब वो सामान पैक कर रही उज़ैर कमरे में दाखिल हुआ। जब कराची में तुम्हारी दूसरी बीवी मौजूद है तो फिर मुझे अपने साथ ले जाने का क्या मकसद है? ज़रा ने इसे देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। मकसद? हाँ, अरे मकसद है तो तभी तो मैं ले जा रहा हूँ ना। उज़ैर जो काफ़ी दिनों से उसके तंज़िया रवैये को बर्दाश्त कर रहा था, ज़बत के बावजूद भी फटपड़ा लहजे में तमस्कराना मुस्कुराहट नुमाया थी। मैं जानना चाहूँगी तुम्हारे मकसद को। ज़ारा इसकी तरफ ज़हर-लूट नज़रों से देखते हुए पूछने लगी। वो आराम से बोला, ज़रूरत और मजबूरी समझती हो तुम? बस इसी ज़रूरत की वजह से तो मेरे जाना पड़ा, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी शहरबानो अपनी फैमिली के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है, जिसकी वजह से मजबूरन इसकी गैर मौजूदगी में मुझे तुम्हें ले जा रहा हूँ अपने एक दोस्त की शादी में। अगर शहरबानो कराची में होती तो मैं हरगिज़ लेने ना आता। वहाँ बस इसी अंदाज में बोला। ज़ारा सिद्दीकी के चेहरे पर शहरबानों के जिक्र के साथ ही खतरनाक तासुरात उभरे थे, जिन्हें देखते उज़ैर ने खुद फर्जी कहानी बनाने पर दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी, मगर फिर अचानक ही दिल में मौजूद ज़ारा की मोहब्बत के एहसास ने बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। दो लानत है तेरे थे, लानती आदमी। क्या हो गया मुझे? क्यों मैं ज़रा से इस तरह बात करता हूँ? आखिर में इसे बता क्यों नहीं देता कि मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की? हाँ, ये दुरुस्त है कि मैंने इसे सोचा ज़रूर, मगर लेकिन मलिहा की शादी का सुनकर मैंने अपने मन को पूरी तरह झंझोड़ा। अपने दिल की धड़कनों में महसूस किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ारा सिद्दीकी का नाम है। शायद मेरे दिल की धड़कन के धड़कने का मकसद ही ज़ारा ही मेरी मोहब्बत है, पहली और आखिरी, जिसे मैं महज नज़दीक होने की वजह से जान न सका। लेकिन अब मैं ज़ारा को बता दूंगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब और ज़ारा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए उसे पुकारने लगा, मगर तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। आई ना मेरा दिल कर दे मैं इत्थों ही फ्लाइंग चप्पल मारा, कसमें बड़ा गुस्सा आ रहा है मैंने उज़ैर से। उज़ैर मलिहा को अपनी आमद की खबर दिए बगैर ही चला है। वो तो मलिहा को उसके कराची आने के मतलब तब पता चला जब इसने उज़ैर को फ़ोन करने पर पूछा। वो इससे नाराज़ भी हुई, लेकिन उज़ैर ने इसे मना लिया, तो ये कहते हुए कि जल्दी ज़ारा को साथ ले आएगा। और आज मलिहा की शादी थी। ज़ारा ने चाहते हुए भी शादी पर गई। पर्पल कलर की साड़ी में हल्के से मेकअप के साथ बहुत हसीन और खूबसूरत लग रही थी। उज़ैर की संगत में बोझल दिल के साथ सबसे मिलने के बाद जब वो दोनों मलिहा फराज के पास आए तो दोनों से बड़े खुशगवार मूड में मिली। ख़ुसूसन ज़ारा से मिलकर बहुत खुशी हुई, जबकि उज़ैर की तरफ मुड़ते हुए शरारत से बोली, अब समझ में आया तुम क्यों अपनी बीवी को हमसे नहीं मिलवा रहे थे। वैसे एक बात है, शी इज़ वेरी नाइस, तुम दोनों की जोड़ी बहुत सूट कर रही है। उज़ैर ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया, जबकि ज़ारा ने कोई रिस्पॉन्स न दिया। वो दोनों बातें करने लगे। ज़ारा से इंसान ने वहाँ भोजन मूड के साथ खड़े रहने के बाद दोनों से इजाज़त लेती है कोने की तरफ बढ़ की तो मलिहा ने कहा, लगता तुम्हारी वाइफ को मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इसकी तबीयत कुछ ख़राब है, इसी वजह से, प्लीज़ तुम माइंड मत करना। उज़ैर ने से टाला झला कि इसे भी ज़ारा का रवैया खासा बुरा लगा था। कुछ देर मलिहा के साथ रहने के बाद वो इसकी तरफ चला। शादी के तमाम फंक्शन में बोझल दिल के साथ शामिल रही। रात के जब दोनों घर वापस आए तो इस वक्त कोई बहस मुबासा न किया, लेकिन सुबह नाश्ते के वक्त उज़ैर ने इसकी तरफ देखते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए वो ठीक भी है कि नहीं। कल तुम्हारी वजह से मुझे मलिहा के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी। थोड़ी देर वहाँ रुक नहीं सकती थी? तुम्हारी हरकत ने मलिहा को बहुत हर्ट किया। बड़ी फिक्र है तुम्हें उसकी? जवाबन वो काटदार लहजे में बोली। कहना क्या चाहती हो तुम? वो तो जैसे अटका हुआ था लड़ाई के लिए, फ़ौरन फट पड़ा लहजा तलख मगर सख्त था। मैं क्या कहना चाहती हूँ? वो इख्तिज़ारिया बोली, फिर यकलख्ती संजीदगी से बोलने लगी, मिस्टर उज़ैर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? घर वालों के सामने मुझे अपने साथ ले जाने से तुम क्या साबित करना चाहते हो?
यही कि तुम मर्द हो, जो चाहे कर सकते हो, किसी के भी एहसास और जज्बात से खेल सकते हो, किसी की भी इज्जत और मोहब्बत और आरजुओं को जब चाहो अपने पैरों तले कुचल सकते हो। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि दूसरों की क्या परेशानी है, क्या मसला इनके साथ। वो जो तुम्हारे हर अमल पर खामोश रहते, वो बात करते करते रुक गई थी, मगर जबकि आवाज़ में दर्द था, कर्ब था, जिसे उज़ैर ने भी महसूस किया। मगर इसे रोता देखकर वो गुस्सीले लहजे में चिल्लाया, मगर अब जानना चाहूँगा कि तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसा कौन सा मसला तुम्हारे साथ जो तुम ये ढोंग रचा रही हो। इशारा आंसुओं की तरफ था। ज़ारा ने इसकी तरफ अफसुर्दा निगाहों से देखा, फिर आंसू को पीते हुए बोली, अपना दुख दर्द इन लोगों को बताया जाता जो हमारे दुख और दर्द को समझते हो। मेरा ख्याल है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे कुछ कहा जाए, तुम्हें समझाया जाए। तो अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि एक सरसरी मगर तासुफ भरी निगाह इस पर डालते हुए वहाँ से हट गई। इसके जाने के बाद उज़ैर वहीं बैठा रहा, बहुत सी सोच और हालात के साथ। शाम को ज़ारा ने इसे अपने वापस आने की इत्तला दी तो वो खासा हैरान हुआ, मगर मुँह से कुछ ना बोला और अगले दिन इसके जाने का इंतज़ाम कर दिया। इसके जाने से पहले वो चाहता था कि इसे अपनी इस मोहब्बत का बता दे, लेकिन चाहने के बावजूद वो अपने अंदर इतनी हिम्मत और हौसला पैदा न कर सका कि इसके सामने इजहार मोहब्बत कर सके। तुर फिट्टे मुँह तेरे लानती आदमी, तेरे सिर्फ शितरानी कमी है। यहाँ तक कि वो चली भी गई। उज़ैर अगर इससे बात करने की कोशिश करता भी तो ज़ारा ने सुनना गवारा ना समझा। वो जितनी देरी से गुजरते जा रहे थे, इसके ख्याल में इतनी शिद्दत से ज़ारा से मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी, मगर ये मोहब्बत अपने अंदर इतना हौसला नहीं रखती थी कि अपने होने का एहसास दिला सकती। नींद तो जैसे से रूठ चुकी थी, जब भी आंखें मूंदता आंखों के सामने ज़ारा का शिकवा किना रूठा हुआ चेहरा आ जाता। लेकिन अब भी इसने अपनी ज़िंदगी की कहानी का क्लाइमैक्स करने का पुख्ता इरादा कर लिया था। ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी। पूरे 1 महीने बाद मलिहा फराज इसकी हालत देखते हुए शॉक्ड अंदाज में बोली, क्या मतलब, ठीक ही तो हूँ, मुझे क्या होना है। इसका अंदाज पूछा पूछा सा था। बदल गए हो तुम, कम से आईना नहीं देखा, अपनी हालत तो देखो, शेप पड़ी हुई है, आंखें ऐसी हैं कि जैसे बरसों से सोई ना हो, लबो लहजे में ना कोई ताजगी ना शोखी। तुम तो पहले वाले उज़ैर लग ही नहीं रहे, कोई मसला है। वो इसका बायोडाटा बताते हुए फ्रैंकली इस्तफसार करने लगी। उज़ैर ने सूरत से इसकी तरफ देखा, फिर नजर चुराते बोला, ये तुम्हारा वहम है, बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि 2 दिन से हल्का सा बुखार था, इसलिए इतना सुस्त हो गया। तुम सुनाओ, ज़ुहैब कैसा है। इसने बात बदली। तुम बात बदल रहे हो उज़ैर। मलिहा इसे असल बात से हटता देखकर गूंजने लगी। मलिहा क्या हो गया तुम्हें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला, मगर वह संजीदा थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ उज़ैर, अलबत्ता तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करे, और तुम जानते हो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे हर दुख दर्द को समझ सकती हूँ, तो तुम बिला झिझक मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हो, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। मलिहा का लबो लहजा संजीदा मगर दोस्ताना था, इसी वजह से उज़ैर ने इसे मजीद कुछ छुपाए सब कुछ इसे बता दे, सवाए इसके कि वो जिस लड़की की वजह से इसने इनकार किया था मलिहा सरफराज ही थी। फराज। मलिहा ने सब कुछ सुनने के बाद दोनों हाथों से अपना सर थामने, फिर तौक़ुफ़ के बाद बोली, शक्ल से तुम इतने बेवकूफ़ और बुज़दिल नहीं लगते जितनी बेवकूफ़ी और बुज़दिली का मुज़ाहिरा किया तुमने। क्या मतलब, वो हैरान हुआ। बहुत खूब। उसके चौंकने पर गुस्से में आगे भी बोली, तुम्हारी बेवकूफ़ी ये कि सबसे पहले तुमने ज़ारा को अपने इनकार के मुतालिक बताकर इसके दिल में अपने लिए नफरत का बीज बोया। दूसरी बेवकूफ़ी ये कि दूसरी शादी की गलत इत्तला देकर इसके दिल में पलती नफरत को मजीद परवान चढ़ाया। तीसरी बेवकूफ़ी ये कि इसे ये ना बताया कि तुमने कोई दूसरी शादी नहीं की, और बुज़दिली ये कि इसे बेपनाह मोहब्बत के बावजूद अब तक इसे नहीं बता सके कि इसे मोहब्बत करते, और वही तुम्हारी। मलिहा प्लीज़, उज़ैर की बात काट गया, बजाय इसकी कि तुम मेरी मदद करो मुझे कोई तरीका बताओ, लेक्चर देने बैठ गई हो। उज़ैर का अंदाज़ ऐसा था कि बेख्तियार इस पर हंसी आ गई, लेकिन उज़ैर के अफसुर्दा चेहरे को देखने के बाद वो फ़ौरन अपनी हंसी को रोकी, फिर बोली, अब तुम क्या चाहते हो। ज़ारा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता हूँ, इसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ वही है। मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आज तक नहीं आई। मैं सिर्फ वक्ती तौर पर अनजाने में किसी दोस्ती को प्यार समझ बैठा था, हालांकि मेरे दिल में तो हमेशा से वही मौजूद थी और अब भी है। वो दीवानगी के आलम में बोला, ओके फ़ाइन। वो उस बात में सर लाते हुए सोचने लगी। उज़ैर ने इसके बोलने का इंतजार किया तो वो कुछ सोचने के बाद बोली, मैंने तुम्हारे मसले का हल सोच लिया। क्या। वो बेताबी से पूछने लगा। हल ये है कि तुम एक डायरी लो, इसमें सब कुछ लिख दो जो तुमने अभी मुझे बताया, खासतौर पर डायरी में अपनी मोहब्बत का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि तुम्हारी बीवी को जल्द से जल्द तुम पर यकीन आ जाए। ओके, एक और बात, तुम्हें शायरी वगैरह आती है। मेरा मतलब है कोई गज़ल या नज़म वगैरह अगर याद हो तो वो भी डायरी में लिख लेना। वो इससे समझाने लगी। गज़ल या नज़म लिखने से क्या होगा। वो इसकी बातों को बड़े गौर से सुनने के बाद पूछने लगा। लिसन, शायरी दिल से निकले जज्बात और एहसासात की बड़ी खूबसूरती से बयान करते मोहब्बतों के सफ़ीर होने का काम सर अंजाम देती है, और मेरे ख्याल में इज़हार मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका शायरी है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर इसके बाद क्या करना होगा। इसने मज़ीद इस्तफसार किया। इसके बाद तुम्हें ये करना होगा कि डायरी को तकिए के नीचे रखकर खुद वहाँ से हट जाना, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में ज़ारा डायरी को आराम से पढ़ सके। जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो डायरी पढ़ चुके तो मौका देकर इसे मना लेना, मज़ीद देर मत करना। मलिहा के समझाने पर इसने इस बात में सर ला दिया। यकीनन मलिहा ने आज इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़े मसले का हल पेश करने के एक मुखलिस दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया था। उज़ैर ने तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ देर इसके साथ गुजारने के बाद लेता उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इसे अब लाहौर जाना था अपनी मोहब्बत को अमर करने के लिए। तो मोहब्बत को जुतियाँ भी खाने, जुतियाँ पनियाँ बांधियाँ थे यार, मेरे हिसाब से इसको 2-4 चंडे भी पैनी चाहिए सी। अगले ही दिन वो लाहौर पहुँच गया था। सभी इसकी अचानक
आमद पर खुश थे सवाए ज़ारा के। दोनों में बोलचाल न होने के बराबर थी। वो जो थोड़ी बहुत भी थी वो ज़ारा की तरफ से तंज की सूरत में थी। उज़ैर ने फिलहाल खामोशी तारीख की हुई थी, क्योंकि आजकल वो मिलिया अफराज के कहने के मुताबिक अपनी माजी की कुछ हकीकत और कुछ झूठ का रंग दिए तहरीर कर रहा था, झूठियाँ सचियाँ लांदा पे सारियाँ बिचे। ज़ारा के लिए इसकी खामोशी हैरानकुन थी। तो डायरी तो कराची लेके जाता। और फिर एक दिन इसने डायरी मुकम्मल कर ली, जिस रात को ज़ारा की गैर मौजूदगी में इसने एक मखसूस हालत में डायरी की तकिए के नीचे रख दिया और इसके कमरे में आने से पहले सो गया। सुबह जब इसकी आँख खुली तो ज़ारा मज़े से सो रही थी। उज़ैर ने एक सरसी मगर शौक निगाह इसके मोने मुखड़े पर डाली। कुछ ही देर में तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ता किया, फिर बगैर घर से ये सोचते हुए निकल गया कमरे की सफाई करते हुए ज़रूर डायरी पढ़ लेगी। रात को जब उज़ैर घर में दाखिल हुआ तो तकरीबन इस वक्त तक सब सो चुके थे। वो सीधा कमरे में आया जहाँ लाइट तो ऑन थी, अलबत्ता ज़ारा सो चुकी थी। एक गहरी मगर चाहत भरी नज़र ज़ारा पर डालता बेड की दूसरी साइड पर बैठकर जूते उतारने लगा। फिर अचानक कुछ याद आने पर आगे झुककर तकिया उठाने पर इसने महसूस किया कि डायरी हमस इसी हालत में पड़ी हुई है जिस हालत में वो रख कर गया था, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि ज़ारा ने डायरी नहीं पढ़ी। वो खासा मायूस हुआ। फिर डायरी को दोबारा तकिए के नीचे रखने के बाद कपड़े चेंज किए बिना लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा। रात को देर से सोने की वजह से सुबह उज़ैर काफ़ी देर से उठा और उठते इसने सबसे पहले अपने ट्राप में निगाह घुमाई जहाँ ज़ारा मौजूद ना थी। लेकिन जब वो फ्रेश होकर आया तो उसे कमरे में मौजूद पाया। बालों को सेट करते हुए इसकी नज़र ज़ारा पर टिकी हुई थी, जो इसे सिरे से इग्नोर के अपनी हथेलियों पर निगाहें जमाए बैठी थी। कमरे की फिजा में गहरे सकूत का रास्ता। उज़ैर ने तौक़ुफ़ के बाद सोफे पर बैठते हुए आवाज़ दी, सुनो। दूसरी जानब से कोई जवाब ना हुआ। दोबारा कोई बार नाश्ता मिल सकता है? तो वो इसके कुछ कहने पर बोले बिना बगैर कुछ बोले कमरे से निकल गई। फिर कुछ देर बाद नाश्ते की ट्रे लिए दोबारा कमरे में दाखिल हुई। उज़ैर की पुरशौक निगाहें इसी पर मरकूज थी। ट्रे टेबल पर रखने के बाद वो मुड़ने लगी, तभी उज़ैर ने इस सरत से इसका हाथ थाम लिया। छोड़े मेरा हाथ। वो अचानक अफ्ताब पर बुखला गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ज़ारा के बरक्स वो आहिस्तगी से बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना। इसका अंदाज़ जोर टोकता। हम कब तक यूँ ज़िंदगी गुजारेंगे? ज़ारा के अंदाज़ लबो लहजे को नज़रअंदाज करते हुए उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। सारे इसका हाथ भी छोड़ दिया। क्या मतलब? वह हैरान हुई। तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? हमारे बीच फासले आ गए। ज़ारा के संजीदगी से बोला। ये फासले आप खुद लाए हैं। ज़ारा इसकी बात का मतलब समझ के तल्खी से तंज़ियत लहजे में बोली। और अब मैं ही इन फासलों को मिटाना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरा साथ दो। वो पुरुमी लहजे में इसकी तरफ बढ़ा। आपकी ये ख्वाहिश सारी उम्र ख्वाहिश ही रहेगी। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मैंने क्या किया? वो उल्टा फट पड़ी। उज़ैर को तमाम कोताहियों बेवफाइयाँ याद आती मन में लगी नफरत की आग भड़की थी। तुम मुझे तड़पा रही हो। और शट अप। ज़ारा को इसकी अजीबोगरीब बातों पर गुस्सा आने लगा। तुम आराम से मेरी बात नहीं सुन सकती? नहीं। साफ साफ से जवाब दिया। अब के उज़ैर कुछ ना बोला, बेड की तरफ बढ़ा और साइड टेबल पर पड़ी घड़ी उठाई। साथ ही बड़ी महारत से तकिया परे कर दिया ताकि ज़ारा को डायरी नजर आ सके। और फिर धीमी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद ज़ारा बेड पर आ बैठी, मगर जैसे ही इसने अपने ट्राफ में नज़र डाली तो इसे ज़ाहिर के सहाने के नीचे डायरी नजर आई। ज़ारा हैरान हुई। फिर हाथ आगे करके डायरी उठा रही और गहरी नज़रों से डायरी को खोलकर पढ़ने बैठ गई। फिर जैसे जैसे वो डायरी पढ़ती गई तमाम हकीकतें हैरत अंगेज़ इंकशाफ की सूरत इस पर अयां होती गई। अपने लिए उज़ैर की मोहब्बत खुशगवार इंकशाफ थी। एक ऐसा इंकशाफ जिसकी उदासी को खुशी में बदल गया। इसके दिल में उज़ैर के लिए मौजूद तमाम कसावतों को एक पल में मिटा गया। ज़ारा को इसकी मोहब्बत का खुद ब खुद यकीन होता चला गया। खासतौर पर आखिर में लिखी गई नज़म को पढ़ने के बाद इसे अपनी मोहब्बत अपनी चाहत पर रश्क आने लगा। नज़म पढ़ने के बाद इसने डायरी बंद करके वापस जगह पर रख दी। अपनी मोहब्बत को पा लेने के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसे अपने 400 खुशियाँ बिखरती दिखाई दे रही थी। इसे पता नहीं चला वो कैसे उठी और चाहत के नए एहसास के हज़ारों रंगों से खुद को महकाने लगी। पहली बार इसने दिल से उज़ैर के लिए तैयार होने का इरादा किया, फिर तैयार होकर इसके आने का इंतज़ार करने लगी। और जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसे अपना मुंतज़िर पाया। उज़ैर से अपने लिए महफ़िल इंतज़ार पाकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर यकलख थी अनोखी खुशी के एहसास ने इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये ले। इसे अपने पास तरफ मतवज्जा पाकर ज़ारा ने डायरी की तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे पास कैसे? वो मसनूई हैरत से इस्तफसार करने लगा कि बड़ा ड्रामेगीर आदमी है यार। ज़ारा ने ड्रामे का पता लग जाए ना, देखी डायरी हाथ च पढ़ा दी जो छितर पढ़ाए बे इन्हू। आप शायद डायरी तकिए के नीचे रखकर भूल गए थे। बोले जाता मैं इस लहजे में बोली। ज़ैर धीरे से मुस्कुराया। दिल में अपनी चालाकी पर खुश हुआ, फिर संजीदा भी हुआ। मैं नहीं जानता कि इसे पढ़ने के बाद तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आया कि नहीं, मगर मैं तुमसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत में कोई कमी या खोट नहीं। अलबत्ता मुझसे एक गलती ज़रूर हुई कि अब मैं इस गलती का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो मगर संजीदगी से कहते हुए थोड़ी देर रुका, फिर मज़ीद बोला। मैं तुम्हारे प्यार को जान ही नहीं पाया और किसी और की दोस्ती को मोहब्बत समझ बैठा। हालांकि ये दिल तो सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए बना। इस दिल की हर धड़कन पर तुम्हारा नाम लिखा और ता दमे हयात लिखा रहेगा। बल्कि मेरा दिल तो धड़कता ही तुम्हारे नाम से। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारी तरफ लौटा, वरना शायद थोड़ी सी भी देर मुझे तुमसे बहुत दूर ले जाती। एंड ज़ारा आई एम रियली वेरी सॉरी। वो तमाम तर सच्चाई से कहते हुए आखिर में शर्मसार हुआ।
शुक्र है माफ़ी मंगने का ख्याल भी आ गया। सॉरी फॉर वॉट, वो चौंक कर इस्तफसार करने लगी। हुण दूर फुटे मुँह तेरे ते, हाले भी तो सॉरी नहीं चाहिए। सॉरी इसलिए कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को जानने तुम्हें बताने में बहुत देर लगाई। वो अपना आयत भर लहजे में गोया। मेरे नज़दीक ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि आपने सारे मोहब्बत करने में देर लगाई। मेरे नज़दीक आपका इकरार ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि देर से ही सही मगर आप मेरे प्यार को जानते हो गए। वो नॉर्मल अंदाज में बोली। अज़ैर यकलख्त पुरसकून हो गया। वैसे एक बात है। इसके चेहरे पर तमानियत के रंग बिखरते देखकर ज़ारा मज़ीद बोली। क्या? वो पूछने लगा। यही कि शक्ल सूरत से आप इतने बुज़दिल और बेवकूफ़ लगते नहीं जितनी बेवकूफ़ी या बुज़दिली का मुज़ाहिरा आपने किया। लहजे में इजाज़त के साथ से शरारत भी थी। क्या मतलब? हैरान हुआ। मतलब ये कि जब आपने दूसरी शादी की नहीं तो फिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? और ये आपकी बेवकूफ़ी और बुज़दिली इसलिए कि मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद भी इज़हार मोहब्बत में देर लगा दी। और यही नहीं, प्लीज़ नॉट अगेन। वो बोल ही रही थी कि ज़ारी से टोक गया, क्योंकि इसके जहन में मलिहा फ़राज के अल्फाज गूंजने लगे जिसने तमाम सूरत हाल सुनने के बाद किए थे। क्या हुआ? ज़ारा इसके अंदाज़ पर मुतजब होकर पूछने लगी। तुम नहीं समझोगी। खैर ये बताओ तुम्हें मेरी शायरी कैसी लगी? वो बात बदलते हुए पूछ बैठा। कौन सी? वही जो डायरी में लिखी हुई है। वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो और भी खूबसूरत हो सकती है अगर आप मुझे खुद पढ़कर सुनाएं तो। ज़ारा ने प्यार भरे अंदाज में फरमाइश की तो वह धीरे से मध्यम मुस्कुराहट के साथ गला खनकारते हुए शायराना अंदाज में शुरू हुआ। दिल से इकरार किया तेरी उल्फत का है यही सच है यही हकीकत, था हमेशा से कायल मैं तेरी उल्फत का। ज़ारा मेरी महबूबी से सुने जा रही थी। ज़ारा ने नज़म पढ़ने के बाद से प्यार भरी नज़रों से देखा जो अभी तक नज़म के पुरसहर तासीर में महव थी, और चेहरे पर तमानियत तो खुशी के रंग रक्स कर रहे थे। उज़ैर ने आगे बढ़कर चाह से इसे अपनी बाहों के हसार में ले लिया। ज़ारा ने अपने प्यार को पा लिया तो उसे खुशी से अपना मुँह इसके कुशादा सीने में छुपा लिया। दिल वालों के लिए दिल से प्यार की आबशार से चाहत भरी महकारे कमरे की फ़िज़ा को मुअत्तर करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। जी तो गाइस, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये अच्छा लगा नावल, लेकिन ज़ैद ही थोड़ी जी और बेइज्जती होनी चाहिए सी, थोड़ी जी छितर परेड होनी चाहिए सी। लेकिन ये बड़ा ड्रामे हीरा आदमी था। इन्ने ज़ारा नूं अगे ला लेता तो वो बेचारी मासूम भोली जी लग गई ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। लेकिन चलो कोई नहीं, बंदा सी ਉਹਦਾ माफ़ कर दिता उन्हें। लेकिन चंगियां तो ज़ैद नहीं कीतियां सी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि ਇਹਨੂੰ चंगी तरह ना पहले यदि छित्रपेड़ करके फिर इसको माफ़ करती। लेकिन चलो, होता है, चलता है, नावल है। तो आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दे रही हूँ नावल, डेली रिकॉर्डिंग करती हूँ जो लोग डेली रिस्पांस देते हैं, क्योंकि मुझे एक दो कमेंट भी आए हैं, बड़े नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि अगर आप इतनी मसरूफ़ हो तो आप क्यों दे रही हो नावल, आप ना कर दो। तो मतलब उनके कहने का ये था कि सानू अपने दुखड़े ना सुना तो तू ना टाइम नहीं गा तो साढ़े साथ एहसान ना कर नावल देखे। हालांकि मैं ऐसा कुछ भी कोई आप लोगों के साथ एहसान नहीं कर रही है, सिर्फ मेरे उन लिसनर्स के लिए जो मुझे भरपूर रिस्पांस देते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मेरा एक नाम बना है और मुझे लाइक करते हैं, मुझे सुनना पसंद करते हैं और जो इंतज़ार करते हैं। मेरे कुछ लिसनर्स ऐसे भी हैं जो आधी आधी रात को इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी ये जो वेली बैठी है, वेली नहीं है, जो हमारी लिसनर्स हमारी नरेटर थोड़ी सी मसरूफ़ है, इन्हें बेशक आधी रात में अपलोड करना हुआ लेकिन अपलोड कर देती है, या मॉर्निंग में। मतलब मैं जिस भी टाइम अपलोड करूँ मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर मैं ऐसे लोगों को क्यों वेट करवाऊँ? मैं ऐसे लोगों के लिए क्यों ना थोड़ी सी अपनी लाइफ में से टाइम क्यों ना निकालूँ? बाकी जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। आहो बस, तो मेरे वाला जो कहना कह लो, आई डोंट केयर। तो मैं तो अपनी फिजिबिलिटी भी देखूंगी और मैंने उनको भी देखना है जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, तो उनके लिए तो मैंने आना ही आना है। तो जिन्होंने मैं नहीं सुनना या जिन्होंने मैंने सुनना नहीं पसंद, जिनको मैं जहर लगती हूँ, तो वो काइंडली वो जहर खा के मर जाएँ। अच्छा, बिसाइड ऑल दी, जो नहीं सुनना पसंद करते यार ना सुनो, जिन्होंने सुनना जो वे सुनते हैं उनके लिए मैं हाजिर हूँ और इंशाल्लाह मैं आती रहूँगी। बेशक रात उन्होंने देख लो 3:30 हो गए, और लेकिन ये वाला मैं आपको बता रही हूँ ये भी नहीं अपलोड हो सकेगा क्योंकि ये भी टाइम बहुत हो गया। अभी मैं इसको कंपाइलिंग पे लगा के सो जाना और इंशाल्लाह सुबह उठते ही इसको मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अब आप ऐसा करें, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।